नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मानसी दवे, अभिषेक सत्यव्रतम और विश्व मोहन। यहाँ से भारतीय बाजार में मंगलवार का सेशन, शुक्रवार का सेशन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक, और इस लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक का बचा हुआ 1.5 घंटा कैसा रहेगा ये बताने के लिए हाजिर हैं। भारतीय बाजार नए साल की शुरुआत अच्छी और यहाँ पर दूसरा ट्रेडिंग सेशन नए साल का और अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। बाजार में जोश बरकरार है और ब्रॉडर मार्केट्स, बेंचमार्क्स, हर तरफ अच्छी खासी एक्शन, और वो भी तब जबकि वर्ल्ड मार्केट्स अभी छुट्टी के मौके पर है, छुट्टी का मूड में है, और ऐसे मूड में भी भारतीय बाजार जो है दमखम दिखा रहे अच्छी खासी ट्रेंड के साथ कामकाज करते हुए। मंडे से वर्ल्ड मार्केट्स, लगभग सारे वर्ल्ड मार्केट्स खुलते हुए दिखेंगे और वहां से भी मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर आप बाजार की चाल देखें, 26,300 के पार निफ्टी, बैंक निफ्टी ने तो नए लेवल्स, नए हाई बनाए हैं। करीब 600 अंकों की मजबूती भी देखने के साथ 60,100 के लेवल्स, अच्छी खासी बढ़त पर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, और यहां से आगे ट्रिगर्स जो हैं रिजल्ट बैक्ड और उससे पहले बिजनेस अपडेट्स के आना शुरू हो जाएंगे। आइए क्लोजिंग कॉल में आपके लिए यहां से आगे क्या कुछ है वो ऑन दी शो सामने रखते हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें, बजिंग स्टॉक्स और मार्केट का सेटअप आपके सामने रखेंगे। यहां से चंद मिनटों में मार्केट की स्ट्रैटेजी आपके सामने रखेंगे, किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं इंडेक्स वाइज, और इन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद हमारे साथ जब मार्केट एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे उनके क्लोजिंग ट्रेड समझेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया क्या है बाजार पर। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन होंगे हमारे साथ, एक एक्सपर्ट जुड़ेंगे, ऑप्शन का दमदार ट्रेड आपके सामने रखेंगे। वहीं मार्केट एट 3 में बाजार में जो सारी खबरें हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज फ्लोज आपके सामने रखा जाएगा। 3:10 पर BTST STBT ट्रेड समझने की कोशिश होगी और साथ साथ इवेंट्स, ट्रिगर्स भी आपके सामने 3:20 पर रखेंगे। तो ये सब कुछ यहां से आने वाले 1.5 घंटे में आपके लिए खास बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। दिन की ऊंचाई पर हम देख रहे हैं निफ्टी 26,300 के लेवल, बैंक निफ्टी नया हाई बनाकर 60,100 के स्तर पर, अच्छी खासी मजबूती। हालांकि इंडिया विक्स में स्पाइक्स है जिसे देखना होगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी रफ्तार नजर आ रही है, मेटल्स की चमक बरकरार है, और ये सारे के सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है जो कि बाजार को काफी हद तक चमक तेजी दे जा रहे हैं। खरीदारी के माहौल में अच्छा खासा मूव अपसाइड ज्यादा नजर आ रही है आज के सत्र में। एक हाथ सेक्टर को छोड़ दीजिएगा तो इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी खासी तेजी है। मेटल में चमक है, लगातार मेटल स्पेस की शाइन बरकरार। नैल्को निफ्टी का टॉप गेनर बना है, अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज। वहीं कोल इंडिया के स्टॉक में भी 6% की बढ़त है। ई ऑक्शन में DFP को जो मंजूरी मिली है, पॉजिटिव न्यूज फ्लो का असर है जो कि कोल इंडिया पर इस वक्त रिफ्लेक्ट होता हुआ। ऑन दी फ्लिप साइड ITC, गोडफ्रे फिलिप्स जैसे स्टॉक्स में बिकवाली है, 4% ITC आज टूटा है। गोडफ्रे फिलिप्स पिछले 2 दिनों में 20% तक की गिरावट झेल चुका है। ब्रोकरेजेस ने भी अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से डाउनग्रेड की रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट की रैशनल भी आपके सामने हम रख रहे हैं, और इसी के चलते हम देख रहे हैं ITC, गोडफ्रे फिलिप्स जैसे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ। तो मार्केट का मूड, माहौल अच्छा है। कुछ तमाम स्टॉक्स है जो कि न्यूज फ्लो के चलते भले ही डाउन ट्रेंड्स झेले, लेकिन इसके अलावा लगभग सारे सेक्टर, सारे पॉकेट्स में अच्छा खासा एक्शन, और इंडेक्स भी चेयर करते हुए। लेकिन ऐसे में स्टॉक वाइज मूव्स कहां पर है, बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं, एक बार विश्व मोहन से जानते हैं, उसके बाद अभिषेक की तरफ मार्केट सेटअप के लिए बढ़ेंगे। विश्व मोहन बताएं, बजिंग स्टॉक्स आज के लिए क्या हैं? देखिए, इंडेक्स लेवल पे तो रिकॉर्ड बन ही रहा है। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड छू लिया है, और निफ्टी को भी देखिए तो रिकॉर्ड से मात्र 20 अंकों की दूरी है। और सेक्टर बात करें, स्टॉक्स की बात करें, तो आज ऑटो शेयरों में ज़बरदस्त तेजी है। जिस तरह के सेल्स नंबर आए थे दिसंबर से, उसका फायदा यहाँ पर ऑटो और ऑटो इंसलरीज, इन सारे स्टॉक्स को मिल रहा है। इगाशी मोटर देखिए, बॉश देखिए, JBM ऑटो देखिए, MM फोर्जिंग्स, ये सारे स्टॉक्स आज ज़बरदस्त तेजी के मूड में दिख रहे हैं। और ऑटो नंबर से पूरे ही जो इंसलरीज शेयर्स है उनको भी यहाँ पर फायदा मिल रहा है। 8% तक की मजबूती दिख रही है, तो ज़बरदस्त तेजी के मूड में ये सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और सेक्टर है जहां से अच्छा पार्टिसिपेशन दिख रहा है, वो है रियल एस्टेट। यहां पर भी अच्छी तेजी है। ज्यादातर स्टॉक्स रियल एस्टेट में आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 2 से 3% की तेजी यहां के सारे ही पार्टिसिपेंट्स में दिख रही है, जिसमें अनंतराज देखिए 4% से ज्यादा मजबूत है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% ऊपर है। ओबेरॉय रियलिटी, फिनिक्स मिल जैसे स्टॉक्स भी 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तीसरी तिमाही के मजबूत बिजनेस अपडेट से जो प्राइवेट बैंक्स, सरकारी बैंक, यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। पंजाब एंड सिंध बैंक एक ऐसा PSU जहाँ 4.5% की मजबूती है। इंडियन बैंक 3% की तेजी के साथ यहाँ कारोबार हो रहा है, और प्राइवेट बैंक में साउथ इंडियन बैंक में भी अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। तो मजबूत बिजनेस अपडेट का यहाँ पर फायदा साफ तौर से दिख रहा है। एक और स्टॉक है
जहां आज अच्छी तेजी है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन का। हैदराबाद की ईवी यूनिट में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने की खबर से ये तेजी आई है, 4% से ज़्यादा की मजबूती दिख रही है। और कंपनी ने कहा है कि यहाँ पे 2500 बसों, इलेक्ट्रिक बसों का ये बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग होंगे। और फेज 1 का जो है ऑपरेशन है वो शुरू हो गया है। इस खबर से यहाँ पर एक ज़बरदस्त तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। आईटीसी काफ़ी ज़्यादा गिरावट, कल हमने 10% तक की गिरावट देखा, आज 4% से ज़्यादा की गिरावट। और ब्रोकरेजेस ने भी अब रेटिंग की डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की खबर आई थी उसके बाद से ये लगातार दूसरे दिन तेज़ गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोल इंडिया की अगर बात करें तो एक ज़बरदस्त तेजी में है, निफ्टी का टॉप गेनर है। कोयले के ई ऑक्शन में अब विदेशी खरीदारों की भी सीधी भागीदारी हो पाएगी और ये खबर काफ़ी पॉजिटिव है। कहा जा रहा है कि इससे वैल्यू अनलॉक होगा और जो नेबरिंग कंट्रीज है, खास करके बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे कंट्रीज से, वो वहाँ आसानी से वो सिंगल विंडो मोड के जरिए ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एक अच्छा होगा क्योंकि इनका मिडिल मैन यहाँ से खत्म होंगे। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से इनके मार्जिन को भी काफी सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो बज कर रहे हैं, जहां पर जबरदस्त एक्शन दिख रहा है, या तो तेजी के तौर पे या गिरावट के तौर पर। अभिषेक के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि बाजार का जो मूड आज काफी अपबीट दिख रहा है, काफी अच्छा दिख रहा है। क्या रिकॉर्ड हाई आज निफ्टी का भी इंट्राडे हाई जो है 26,325 का, वो भी बाजार पार करेगा? और कौन कौन से की लेवल है जो आपको नजर रखने चाहिए? अभिषेक की रीडिंग क्या है, अभिषेक बताइए। विश्वमोहन, देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि बाजार में आज जो तेजी लौटी है उसके पीछे की वजह क्या है, फटाफट दर्शकों को बता देते हैं। तो पहली वजह तो ये कि देखिए लिमिटेड ग्लोबल क्यूज हैं, लेकिन जो भी क्यूज हैं वो बाजार के लिए सपोर्टिव थे। हमने देखा था कि हांगकांग में करीब 400 अंकों का उछाल था। इसके अलावा हम देख रहे थे कि कोरिया में अच्छी बढ़त थी और यूएस फ्यूचर्स में तेजी पर कारोबार हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि जो बड़े शेयर्स हैं जो बाजार को दिशा देते हैं, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, वहां पर आज बाइंग हो रही है और रिलायंस 52 वीक हाई पर जाकर कारोबार कर रहा है और अपने रिकॉर्ड हाई से भी बहुत दूर है नहीं। इसके अलावा ऑटो शेयरों के जैसा बात कर रहे थे विश्वमोहन की, जबरदस्त मोमेंटम है और जो दिसंबर में जो बिक्री के आंकड़े आए हैं, कई कंपनीज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। मारुति हो गया, इसके अलावा एमएनएम हो गया। और अगर आप ओवरऑल 2025 को भी देखेंगे तो रिकॉर्ड ईयर रहा है सेल्स के लिहाज से। कारों की बिक्री 45 लाख यूनिट की हुई है। इसके अलावा जो बड़ा ट्रिगर, जो सबसे बड़ा ट्रिगर मेरे हिसाब से है, वो है कि दिसंबर तिमाही में जो बैंकिंग कंपनीज के जो अपडेट आ रहे हैं वो बढ़िया पिक्चर दे रहे हैं। देखिए, बैंकिंग सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं होती, बैंकिंग से ये भी पता चलता है कि ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है। अगर मान लीजिए लोन की डिमांड बढ़ रही है, अगर डिपॉजिट्स अगर आ रहे हैं, इसका मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी एक्सपैंड हो रही है, तो बड़ा बैरोमीटर उसका होता है। और नए साल की छुट्टियों के बाद हम देख रहे हैं कि जो निवेशक हैं अब उनकी भागीदारी बाजार में लौट रही है, तो एक वो फैक्टर भी है जो बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रही है। तो ये कुछ कुछ रीजंस हैं आज बाजार की तेजी के पीछे। तो आज हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी को छोड़कर चौतरफा तेजी का माहौल है। 26,300 निफ्टी पर आ गया और निफ्टी बैंक ने 60,100 के पार जाके नया रिकॉर्ड बना दिया है। निफ्टी के लिए देखिए विश्वमोहन, 3 सत्र में लगभग 380 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी में हो गई है। और हम बार बार कह रहे थे कि अगर 26,200 अगर पार करता है निफ्टी तो एक आप तेजी आप देखेंगे। अब आज तो पूरे के पूरे कंफर्मेशन आ गए हैं कि 26,200 के लेवल में कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर की ही क्लोजिंग आएगी। अब देखते हैं कि नया रिकॉर्ड हाई बनता नहीं बनता है। ये क्लियरली हम पहले भी कह रहे थे कि इंडेक्स में अगर आपको ट्रेड लेना ही लेना है तो आप बाय ऑन डिप्स कीजिए, मोमेंटम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक सावधानी भी रखने की मैं सलाह दूंगा विश्वमोहन, कि बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं आना है। ऐसा नहीं है कि जो क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, जो नतीजा है उसी तरह का हम माहौल फिर से देखें। तो नतीजों से पहले थोड़ा सा कोशिश रहना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी भी चाहिए। और आज छोटी कंपनी कोरोना रेमेडीज, उसके नंबर आज आने वाले हैं। तो वैसे देखा जाए तो ऑफिशियली तो शुरुआत हो गई है Q3 अर्निंग सीजन की। अब बड़े कंपनियों के जो नतीजे हैं यहाँ से एक हफ्ते ही दूर रह गए हैं। तो मेरा मानना है कि जो बचे सत्र के लिए जो सपोर्ट है वो है 26,200 पर, और जो रॉक बॉटम जो सपोर्ट है वो है 26,000 का विश्वमोहन। उसको लेकर कोई डेंट नजर नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है
पुट साइड में वो है 26,200 पर, करीब 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो आज अब लगता नहीं कि जो रिमेनिंग जो सत्र है इसमें 26,200 के नीचे निफ्टी जाएगा, और 26,300 के अराउंड कॉल में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो वहां पर एक छोटा सा हर्डल बाजार के लिए है, उसके अराउंड ही 20-25 अंकों पर या 20-25 अंक नीचे मुझे लगता है कि आज के सत्र की एक्सपायरी हो जाएगी। हो सकता है कि इंट्राडे में आप टुवर्ड्स क्लोजिंग आप निफ्टी में भी नया हाई बनते हुए देखें। तो ये बायो डिप्स का बाजार है, और जो आपको रणनीति रखनी है 26,200 पर आप अपना सपोर्ट लगा लीजिए। और अब यहां से जो अगला जो मौका होगा वो होगा 26,500 का निफ्टी के लिए जो टारगेट होगा। तो तिमाही नतीजों से पहले तक बाजार में तेजी का माहौल जारी रह सकता है, थोड़ा सा कॉशियस भी रहना चाहिए। और लेकिन ये चीज कंफर्म हो गई है कि यहां से बाजार में शॉर्ट के लिए मौके नहीं हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो हम कह रहे थे कि देखिए 60,000 के लेवल अचीव हो जाएंगे, लेकिन बड़ी स्मार्ट रिकवरी आई है। 58,800 के भी नीचे स्लिप किया था निफ्टी बैंक, और वहां से ऑलमोस्ट एक तरफा वन साइडेड रैली आ रही है। अब एसबीआई का शेयर फिर से 1,000 रुपए के करीब है। एचडीएफसी बैंक का शेयर हम देख रहे हैं कि 1,000 रुपए के पार आज निकला है। देखते हैं कितना सस्टेन होता है। बाकी कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, सारे के सारे बैंकों से पार्टिसिपेशन आज अच्छा है। और ये जो बैंकिंग के जो अपडेट आए हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक और इंडियन बैंक, अब ये थोड़ा सा हो सकता है कि और मोमेंटम प्रदान करें। तो निफ्टी बैंक में आप स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। अगर आपको 200-300 अंकों की गिरावट अगर मिलती है तो बाय ऑन डिप्स करने के लिए मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक भी बेहतर रहेगा। चलिए, हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनसे व्यू लेते हैं। हमारे साथ हैं तेजस शाह हैं जेएम फाइनेंशियल के, और पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस जी और प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। तेजस जी, आपसे शुरुआत करेंगे मार्केट के बारे में बातचीत की। आप जरा बताइए कि इंडेक्स को आप कैसे व्यू कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि जो कंसोलिडेशन का फेज एक चला था निफ्टी के लिए लगभग 2 से 3 हफ्ते का, क्या बाजार उससे आगे निकलने के लिए आपको तैयार दिखाई दे रहा है, और किस तरह का ट्रेड अभी लेना चाहिए जो नए ट्रेडर बाजार में अभी एंट्री करना चाह रहे हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी पिछले 7 सप्ताह से देखेंगे तो एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। 25,700 का सपोर्ट था और 26,300 के करीबन रेजिस्टेंस था। आज निफ्टी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल के करीबन ट्रेड कर रहा है। तो आज का जो वीकली क्लोज है बहुत क्रूशियल रहेगा। अगर 26,300 के ऊपर बंद देता है तो मुझे लग रहा है यहां से निफ्टी आपको मैंने 30 सेकंड के लिए रोकूंगा। तेजस भाई, 30 सेकंड के लिए आपको रोकूंगा, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है कि जो सीमेंट कंपनीज हैं उन्होंने दक्षिण भारत में दाम बढ़ाने का ऐलान किया है, और 50 मतलब प्रति बोरी जो बढ़ोतरी होगी वो 20 से 30 रुपए की होगी। आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इन राज्यों में ये कीमतें बढ़ने की खबर निकल के आ रही है। और हमने देखा भी है कि देखिए डिमांड अच्छी है सीमेंट कंपनीज के लिए, और Q2 ऑनवर्ड्स थोड़ा मोमेंटम पिकअप होता है, और कम से कम 2 तिमाही तो बहुत ही शानदार रहती है। Q3 अच्छी होती है, और उसके बाद हम Q4 में भी बढ़िया डिमांड देखते हैं। तो ये दाम बढ़ने की खबर आ रही है दक्षिण भारत में, और देखते हैं कि बाकी ज्योग्राफीज में भी क्या दाम बढ़ते हैं, क्योंकि डिमांड मजबूत है। एक अच्छा फैक्टर जो इनके मार्जिन को सपोर्ट कर सकता है वो ये है कि क्रूड के जो प्राइसेस हैं आप देखिए काफी ज्यादा कंट्रोल में है। पिछले साल तो 19% की गिरावट आई है ब्रेंट क्रूड के भाव में। तो जो इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको लेकर काफी ज्यादा कंफर्ट मिल जाता है। प्रोडक्शन में एक बड़ा हिस्सा इनका लॉजिस्टिक्स पर जाता है, तो उस हिसाब से वो कुशन रहा है। और हाल फिलहाल हमने देखा है कि सीमेंट वाले स्टॉक्स में बाइंग हुई है। हालांकि फिलहाल आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक में आप थोड़ी सी नरमी देखेंगे, एसीसी में थोड़ी सी हम बाइंग देख रहे हैं। एक बार जरा साउथ वाली जो कंपनीज होंगी, रैमको हो गया, इंडियन सीमेंट हो गया, जरा इनके प्राइसेस भी आप दिखाइएगा। फिलहाल ये खबर निकल के आ रही है एजेंसीज के हवाले से। आगे इस पर भी हम बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे किसी एक्सपर्ट से बातचीत करें। लेकिन तेजस जी, आप अपना जरा इंडेक्स पर व्यू कंप्लीट कीजिए सर। अभिषेक जी, जैसे मैं बता रहा था कि जो निफ्टी है एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था पिछले 7 सप्ताह से 25,700 और 26,300 ये एक रेंज था। आज निफ्टी अगर 26,300 के ऊपर बंद देता है तो मुझे लग रहा है निफ्टी में एक धुआंधार तेजी आ सकती है और 400 से 600 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है ऑन दी अपसाइड। आज का जो वीकली क्लोज है काफी क्रूशियल रहेगा। अगर 26,300 के ऊपर बंद देता है तो मेरे हिसाब से किसी को लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 26,100 और लक्ष्य रहेगा 26,700 का।
तो टुडे इज अ मेक और ब्रेक डे, और वीकली क्लोजिंग 26,300 के ऊपर आता है तो एक धुआंधार तेजी आ सकती है निफ्टी में। एब्सोल्युटली मेक और ब्रेक सेशन आज का सत्र, क्योंकि लगातार 3 सेशन से मजबूती का दौर बाजार में जारी है और आज सबसे ज्यादा बेहतर यहां पर मार्केट में इंडेक्स वाइज ट्रेड नजर आ रहे हैं। 26,300 के लेवल तक पहुंचता हुआ निफ्टी 26,300 के पार अगर क्लोज होता है तो फिर नेक्स्ट वीक की शुरुआत भी बेहतर होने की पूरी संभावना यहां पर बनती हुई। कन्वेक्शन इस वक्त इंडेक्सेस पर बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स का। लेकिन इंडेक्स वाइज तो रणनीति हमने जानी, मार्केट का सेटअप भी हमने समझा। यहां से आगे स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए ट्रेड्स क्या बनते हैं, कमाई के मौके क्या हैं, आइए क्लोजिंग ट्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एज वी स्पीक लार्जर प्लेयर्स में प्रदीप, गुड आफ्टरनून, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। वैसे तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं, बिग बॉय रिलायंस, कोल इंडिया, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स है जहां सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। आपकी तरफ से आज के लिए क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? हाय, गुड आफ्टरनून मैम आपको, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। देखिए, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा मेरे तरफ से। जितने भी स्टॉक्स या तो इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा ना ही मेरा कंपनी का। ऐसा ही राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कि कुछ कॉल उनके पास भी हो, हमारे पास नहीं है। तो फर्स्ट जो मेरा आज ट्रेड रहेगा वो है सनसेरा इंजीनियरिंग। 1864 के आसपास का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे डेली बेसिस पे एक ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होगा। पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1895 एंड सेकंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 1950। 1895 रहेगा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 1950। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1825 के आसपास, तो 1825 में एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सेकंड जो आज का मेरा कॉल रहेगा वो है पीरामल फाइनेंस। अब पीरामल फाइनेंस पे मुझे लगता है कि 17 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे भी एक घंटे का चार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। सो पहला टारगेट रहेगा इसमें 1750 एंड सेकंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1820 के आसपास। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे 1675 के आसपास मेंटेन करने का सलाह रहेगा। ये दोनों ट्रेड रहेगा आज का। और क्विकली मैं एक अपडेट देना चाहूंगा, मैं सुबह एक कॉल दिया था फोर्स मोटर का 1300 पे एक स्टॉप लॉस था, उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। काइंडली इसको थोड़ा रिवाइज करके 1800 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा सुबह। और एक मैंने कॉल दिया था जेबीएम ऑटो, इसका टारगेट आया है, प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और मानसी जी, आपके साथ ना मैं एक शो कर रहा था लास्ट वीक, कोल इंडिया का मैंने टारगेट दिया था 425 के आसपास और सेकंड टारगेट 450 में। फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है, सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन रहेगा। और सृष्टि मैम के साथ मैं एक शो कर रहा था लास्ट वीक ही, मैंने टाटा कैपिटल का एक कॉल दिया था 455 के आसपास, 355 के आसपास का टाटा कैपिटल का मेरा टारगेट था, वो अचीव हुआ है। एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। सेकंड टारगेट 370 मैंने बताया था, उसको अभी मैं रिवाइज कर रहा हूं और 395 जाने के लिए रेडी हो रहा है टाटा कैपिटल। एब्सोल्युटली प्रदीप जी, कोल इंडिया में मुझे याद है, इनफैक्ट यहां पर हमारी डिस्कशन भी हुई थी और वहां से स्टॉक में मूवमेंट हम देख रहे हैं। टाटा कैपिटल आपके टारगेट सेट होते हुए, आपको भी कॉम्प्लीमेंट्स, आपके दिए स्टॉक्स के टारगेट सेट होते हुए दिख रहे हैं। और आज के सत्र के क्लोजिंग ट्रेड्स भी हमने नोट डाउन किए। तेजस, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। बताएं आप की लिस्ट में आज क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से है, एनएमडीसी लिमिटेड। हमें लग रहा है मेटल एज स्पेस काफी अच्छा करेगा इन 2026। एनएमडीसी का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन ऑफ 8 to 10 वीक्स। और लास्ट वीक ये ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक हल्का सा साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है। हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस स्टॉक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 80 हाफ। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 88 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 92 का। और दूसरा जो मैंने स्टॉक चुना है वो है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। ये स्टॉक में भी देखेंगे तो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद इसमें भी ब्रेकआउट आया है। आज स्टॉक ने जो है अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास कर दिया है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमने रिसेंटली ये स्टॉक में देखा है। तो ये स्टॉक में भी करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। 279 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। पहला लक्ष्य रहेगा 300 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 310 का।
बिल्कुल, दो कॉल्स इस वक्त तेजस जी की तरफ से भी उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। इसी के साथ क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स के हमने जाने, लेकिन स्टॉक वाइज जहां पर मूव्स दिख रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक आईटी सेक्टर। प्रदीप, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, 2025 आईटी सेक्टर के लिए चैलेंजिंग था। अब यहां से रिजल्ट सीजन का इंतजार है और रिजल्ट की शुरुआत आईटी स्पेस से जुड़ी दिग्गज कंपनियों के साथ ही होगी। 2026 की शुरुआत में सेक्टर ने पिकअप करने की कोशिश जरूर की है। 2 ही सेशन हुए हैं, टू अर्ली टू से, लेकिन सेक्टर में मूव्स हैं। क्या आईटी सेक्टर पर कोई पॉजिटिव कन्विक्शन बनता है, और अगर हाँ तो लार्जर आईटी प्लेयर्स या फिर मिड कैप आईटी स्टॉक्स के साथ जाना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि मिड कैप एंड लार्ज कैप दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में। इनफैक्ट मैंने लास्ट 3-4 महीने में मैं तो चीख चीख के बोल रहा हूँ कि आप आईटी उठा लीजिए। आईटी उतना भी ऊपर नहीं आया है। इनफैक्ट आईटी में आप देखेंगे कि लास्ट ईयर परफॉर्म नहीं हुआ, अभी धीरे धीरे एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है। अगर निफ्टी आईटी की बात करेंगे 38,300 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि इजीली नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर मैक्सिमम आपको 45-46,000 के आसपास का निफ्टी आईटी मिलेंगे। उस केस में टीसीएस, जैसे कि मैंने बार बार रिकमेंडेशन भी दिया है, 3,245 के आसपास टीसीएस चल रहा है। मुझे लगता है कि इजीली आपको 3,850 4,000 ऑन द वे है टीसीएस। एंड सेकंड, इन्फोसिस के साथ भी जाना पसंद करूंगा। इन्फोसिस का चार्ट भी बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे। अभी 1639 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि इजीली आपको 1750, उसके बाद 1800 के ऊपर आपको शॉर्ट टाइम में ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल आईटी में मैं बहुत ही बुलिश हूं और मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आईटी पर आप बुलिश है। एक स्टॉक है पेटीएम, आज काफ़ी अच्छी मजबूती दिखा रहा है, 3.5% और काफ़ी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन भी ऐड होते दिख रहे हैं। ये तेजस जी, पेटीएम को लेकर आपकी राय क्या है? तो विश्व मोहन जी, देखिए पेटीएम का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक जो है स्ट्रांग अप ट्रेंड में चल रहा है, और जब भी स्टॉक कोई करेक्शन आता है और 50 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन आता है, वहां से ही हमने रिवर्सल देखा है। आज भी वही हुआ है। स्टॉक एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस किया है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो अपना प्रीवियस रीसेंट स्विंग हाई है 1380 से लेके 1400 के करीबन, वहां तक जा सकता है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है या किसी को फ्रेश पोजीशन भी लेनी है तो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 1290, और इसका लक्ष्य रहेगा 1380 का पहला और 1400 का दूसरा है निकल कर आ रही है। एक बार फिर से सीमेंट स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अभिषेक जैसा कह रहे थे कि साउथ के मार्केट के लिए सीमेंट कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 50 केजी वाले बैग में 20 से 30 रुपए बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। तो साउथ वेस्ट जो कंपनियां हैं, इंडिया सीमेंट, हालांकि ऑलरेडी ये चला हुआ है 2.5%, रैमको और ओरिएंट, ये 3 मेजर प्लेयर है साउथ में। ओरिएंट सीमेंट को लेकर क्या राय है? 1%, हालांकि अभी खबर आने के बाद से 1% ये भी ऊपर आ गया है। प्रदीप जी, क्या राय है ओरिएंट सीमेंट को लेकर? देखिए विश्व मोहन जी, मुझे लगता है कि अभी भी इसमें ना मोमेंटम नहीं आ रहा है। इनफैक्ट डाउन ट्रेंड में है और हमें एक बार वेट करना चाहिए। 173-174 के आसपास का प्राइस है। 200 के ऊपर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट का अगर चार्ट हम देखेंगे तो इसमें कुछ मोमेंटम बिल्ड हो सकता है शॉर्ट टाइम में। अगर सबसे पहले अगर किसी में मोमेंटम बिल्ड होगा तो अंबुजा सीमेंट, एसीसी इसमें ही होगा, क्योंकि एसीसी ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। तो एसीसी भी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है, ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। और अंबुजा सीमेंट भी अगर हम देखेंगे 565 के आसपास है, तो करेंट जोन से भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। इजीली आपको 595 एंड 600 के ऊपर आपको प्राइस मिल सकता है। और देखते हैं, हालांकि साउथ में बहुत ज़्यादा उनका पेनिट्रेशन नहीं है एसीसी अंबुजा का। हालांकि हाल में एक कंपनी जो हैदराबाद की कंपनी थी पेना सीमेंट, उसको अदानी ग्रुप में एक्वायर किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका अभी फुटप्रिंट वहाँ पर नहीं है। धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं जहाँ पर आज ज़बरदस्त एक्शन दिख रहा है। एनटीपीसी को लेकर एक बार बात कर लेते हैं। 4% ऊपर है। खबर ये है कि कंपनी अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए फॉरेन पार्टनर्स ढूंढ रहा है और लगातार बातचीत भी चल रही है, और बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पर इनको एक्सपैंड करना है और देश के कई जगहों पे न्यूक्लियर पावर प्लांट, उस तरह की यूनिट लगानी है, एक्सपेंशन करना है। एनटीपीसी को लेकर क्या राय है तेजस जी? 4% ऑलरेडी चला हुआ है और तेजी की संभावना है क्या? करें तो पिछले 3 दिनों से स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है। फ्रॉम द लेवल ऑफ 320 स्टॉक इज कंटिन्यूसली
10% की रैली हो चुकी है पिछले 3-4 दिनों से, और स्टॉक जो है अभी एक रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है 350 351 के करीबन, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक का। तो मेरे हिसाब से अगर पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। 351 के ऊपर अगर स्टॉक बंद देता है तो नेक्स्ट टारगेट फॉर द स्टॉक विल बी 368 टू 370। सो अगर कोई माइनर डिप आता है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए, बट ये लेवल पे मैं बाई करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर किसके पास पोजीशन है तो लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, और 351 के ब्रेकआउट के बाद हम 368 से लेके 370 तक के भी लेवल देख सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, 370 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं, ये राय होगी। लेकिन कोल इंडिया और एनटीपीसी के शेयर में आज अच्छी तेजी है। ये तेजी क्यों है? क्योंकि कोल इंडिया हम देख रहे हैं कि 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है और एनटीपीसी भी अपने 52 वीक हाई से ज़्यादा दूर है नहीं। तो तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या डिटेल्स हैं और क्यों आज ये शेयर दौड़ लगा रहे हैं? बिल्कुल, 6 से 6.5% की तेज़ी के साथ कोल इंडिया निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज के सत्र में शामिल है। हालांकि आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से बात करें तो काफ़ी एक्शन इस काउंटर में दिखा है। एक वजह ऑफ कोर्स पिछले कुछ दिनों की वजह बताए तो वैल्यू अनलॉकिंग एक बड़ा ट्रिगर है। रिपोर्ट्स की माने तो कोल इंडिया और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कोल मिनिस्ट्री और कंपनी को कह दिया है कि सभी सब्सिडरीज को इंडिपेंडेंटली लिस्ट करना होगा एक्सचेंजेस पर, और अगर ये होता है तो बड़ा अनलॉकिंग ट्रिगर होगा कंपनी के लिए। 2 कंपनियों के लिए ऑलरेडी कंपनी ने एक्सचेंजेस को बता दिया है कि लिस्टिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और FY27 में 2 सब्सिडरीज का लिस्टिंग होता हुआ नजर आएगा। याद रखें, दोनों ही कंपनियां जो सब्सिडरीज है वो काफ़ी बड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटी कंपनी है, काफ़ी सिग्निफिकेंट कंपनी की सब्सिडरीज है जो लिस्ट होती हुई नजर आएगी। ये एक न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते आज ही नहीं पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा एक्शन कोल इंडिया पर दिखा है। लेकिन उसके अलावा और एक खबर आज सुबह निकल कर आई और ये है, कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि जो ई ऑक्शन होता है कोल का, उसमें अब फॉरेन प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब तक कहे तो केवल डोमेस्टिक प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर पाते थे, लेकिन अब डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ साथ ग्लोबल प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिसके चलते ये पॉजिटिव खबर है। एनालिस्ट को हमने पूछा तो उनका कहना है कि किसी का कहना है कि हाँ, डोमेस्टिक कोल डिमांड एनवायरनमेंट तो अच्छा है ही, लेकिन अब ग्लोबल प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिसके चलते ई ऑक्शन डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके चलते प्राइसेस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा और इसी के चलते स्टॉक में तेज़ी नजर आई है। हालांकि याद रखें, एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम कोल की बात करें तो काफ़ी कम है, तो एक्सपोर्ट डिमांड अगर नहीं है तो ई ऑक्शन भले ही खोला हो फॉरेन प्लेयर्स के लिए, ज़्यादा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। तो स्ट्रीट का व्यू काफ़ी डिवाइडेड है इस न्यूज़ पीस को लेकर, लेकिन फिर भी पॉजिटिव न्यूज़ है। सेंटिमेंटली फॉरेन प्लेयर्स ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे और इसी के चलते स्टॉक में तेजी दिखी है। और जैसे मैंने बताया, स्टॉक ऑलरेडी 4% की तेजी के साथ सुबह भी कारोबार कर रहा था और वैल्यू अनलॉकिंग का ट्रिगर है, जिसके चलते पिछले 1 या 2 महीने में देखें तो स्टॉक काफी चल चुका है। ठीक है, 1-2 महीने में तो शेयर चला है कोल इंडिया ने, लेकिन निवेशकों का जो पेशेंस बहुत टेस्ट कराया है। मुझे बहुत ही क्लियरली याद है कि 2010 में इसका आईपीओ आया था और लगभग आई थिंक 290-300 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे इनके आईपीओ के, और वहां से देखा जाए तो फिर उतने रिटर्न बने नहीं हैं, तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। तो एक री रेटिंग ड्यू है। सरकार कह रही है कि अपनी सारी जो सब्सिडरीज हैं उसको आप लिस्ट करवाइए। 2 सब्सिडरीज के लिस्टिंग का प्लान आ भी गया है। देश विदेश मिला के लगभग 11 या 12 इनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं जिनके जरिए ये कंपनी काम करती है। तो कोल इंडिया 425 52 वीक हाई पर है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और आपके स्टॉक्स जानने से पहले गौरव जी, एक राय आपसे कोल इंडिया पर लेना चाहेंगे। क्या फर्दर अप मूव आप देख रहे हैं कोल इंडिया में? क्योंकि आज तक क्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि जो माइनिंग वाले शेयर हैं सारे के सारे चमक रहे हैं। नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट एंड टू द व्यूअर्स। कोल इंडिया में एक शानदार अप मूव आया है। एक बहुत ही पिछले 4-5 दिनों में एक इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के साथ विद नेगेटिव बायस ट्रेड कर रहा था स्टॉक, और आज इस खबर के चलते एक शानदार अप मूव आया है। जिस प्रकार का ये फॉर्मेशन है, आई थिंक ये अभी कंटिन्यू करेगा। 440 से 460 की रेंज मुझे आने वाले समय में ही, नियर टर्म में ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक दिस इज अ
वेलकम मूव फॉर द कंपनी। आपने सही तरीके से कहा, इसने इतने सालों में कोई खासा वैल्यू क्रिएशन नहीं किया है एंड इसके साथ साथ कई अन्य पीएसयू बैंक पीएस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और भी हैं जिसकी की इसकी तरीके की परफॉर्मेंस रही है एंड अ वैल्यू अनलॉकिंग इज ड्यू इन दैट स्पेस एज वेल। एब्सोल्युटली गौरव, गुड आफ्टरनून टू यू। कोल इंडिया पर तो आपने अपनी राय दी, 6-6.5% की बढ़त और दिन के उच्चतम स्तर पर कामकाज करता हुआ, लेकिन इसके साथ साथ क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? यस, हाय, गुड आफ्टरनून मानसी। सो दोनों ही स्टॉक्स हमारे बाजार के इनलाइन चलते हुए तेजी के ही हैं। फर्स्ट स्टॉक जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज सीएट लिमिटेड। ऑटो एंसिलरी, ऑटो पार्ट्स और ऑटो से जुड़ी हुई कंपनियों पे इस क्षेत्र पे हम ऑलरेडी बुलिश हैं। मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ से एक सीएट के शेयर में एक अच्छी तेजी नजर आएगी। करंट लेवल इज 3877, बाय कर सकते हैं। 3750 को स्टॉप एंड 4150 के टारगेट्स ऑन अ पोजिशनल बेसिस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक के अंदर। जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है दैट इज इरिडा। अगेन इरिडा के अंदर भी आज के सत्र में अच्छी तेजी दिखाई दी है ऑन द बैक ऑफ वेरी गुड वॉल्यूम्स। अब जिस प्रकार से ये आज का मूव आया है, एक क्लियर कट रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं हमें। द करंट लेवल इज 146, बाय कर सकते हैं 141 के स्टॉक के साथ एंड 155 157 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में स्टॉक से। एब्सोल्युटली। तो चलिए गौरव की तरफ से भी उनके क्लोजिंग ट्रेड्स, इरिडा 155 का टारगेट जहां पर ध्यान में रखना है, 141 का स्टॉप लॉस, करीब 5% की तेजी और यहां से फर्दर अपसाइड जो है एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा सीएट ऑटो बिक्री के डेटा दिसंबर के अच्छा है और उसके बाद ऑटो एंसिलरी भी फोकस रेडार पर है। टायर स्टॉक सीएट पर भी फोकस, 4150 के टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 3750 का स्टॉप लॉस। इस बीच बाजार पर टेक्निकल नजरिया लगातार हम समझ रहे हैं, फंडामेंटल टेक भी जानते हैं। ये बताने के लिए वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। न्यू ईयर ग्रीटिंग्स टू यू। फंडामेंटल एनालिसिस, बाजार की चाल को नए साल में किस तरह से आप देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून मानसी, सब पैनलिस्ट को, आपको, पूरी ईटी नाउ स्वदेश टीम को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि 2026-2025 से काफी अच्छा होगा, बहुत बढ़िया रहने वाला है कंपैरेटिवली। और उसका जो भी कारण है वो भी मैं बताता हूँ। और मुझे लगता है कि एक बेस क्रिएट किया था 2025 ने, क्योंकि उसके पहले बाजार क्या है कि जो इन्वेस्टर्स है उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसे हो गई थी कि हर महीने 10% आपको कमाना है, जो जनरली बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी। और ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ बाजार में नहीं, म्यूचुअल फंड में भी हमारे जितने भी कस्टमर आते थे ऐसे ही सोचते थे कि बहुत बाजार मतलब आपको हर साल पैसा डबल होना है। तो 2025 में सबको एक आईना दिखाया बाजार कि ऐसे नहीं होता है। आपको अगर वेल्थ ग्रो करना है तो थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। अब देखिए, जहां तक ओवरऑल फंडामेंटल्स की चीज है, हमारी जीडीपी वो सही तरीके से अच्छी तरह चल रही है। सबको मालूम है कि हम लोग अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जो इन्फ्लेशन है वो कंफर्टेबल लेवल्स पे है। इनफैक्ट आरबीआई इतना कंफर्टेबल है कि मतलब उनको अभी इतना टेंशन है ही नहीं। जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी नीचे आना चालू हो चुके हैं। और जितने भी हम लोग डेफिसिट वगैरह बात करते हैं, आई थिंक इस बार 4.55 के अंदर ही बजट में भी रखने वाले हैं जो करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह है। तो मुझे लगता है कि जितने भी फंडामेंटल बेसिस होते हैं बाजार को ऊपर ले जाने के लिए, वो सारे के सारे ऑलरेडी इन प्लेस है, सिवाय दो चीज के सिर्फ। पहली चीज है जो यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं हो रही है, और मुझे लगता है कि एक हद तक वो बहुत सेटल हो गई है। आजकल हम लोग जो नॉइस पोल्यूशन सुनते थे अमेरिका की साइड से वो नहीं हो रहा है। तो कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है और थोड़ी बहुत शांति है। और मुझे लगता है कि वहां पे आपको कोई ना कोई अनाउंसमेंट होते हुए हो सकता है कि मार्च के अंदर देखने को मिले। और दूसरी चीज है जो अर्निंग्स। अब अर्निंग्स नहीं आई है अभी तक, इसके लिए अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़े से महंगे दिखते हैं। लेकिन जो लार्ज कैप साइड है वहां पे हमने ऑलमोस्ट एक साल विदाउट अर्निंग्स, इन द सेंस एक साल विदाउट मूवमेंट बाजार में गुजारा है। तो उसके कारण मुझे लगता है कि अर्निंग्स ऑटोमेटिकली थोड़ा सा सस्ता होते हुए और दिखेगा। तो सब कुछ इन प्लेस है, बस दो ट्रिगर आ जाए, मुझे लगता है कि 2026 बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो यूएस डील का जो भी अनाउंसमेंट आता है, और अर्निंग्स में थोड़ा सा पिकअप। और ये मैं बहुत दफा आपसे पहले भी बात करते हुए मैंने बोला था कि 2025 एक डल रहेगा और उसके बाद में इम्प्रूवमेंट आना चालू होगा जनवरी के बाद, या फिर मैक्सिमम अप्रैल के बाद बजट के आने आजू बाजू।
तो लग रहा है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि 26 अच्छी तरह एंड करेंगे। हाँ, बीच में वॉलेटिलिटी तो देखने को मिलेगी। एब्सोल्युटली फंडामेंटल तौर पर भी एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस कन्विक्शन भारतीय बाजार पर बढ़ता हुआ हमारे एक्सपर्ट का 26,300 के इर्द गिर्द निफ्टी, बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं 60,000 के पार के स्तर और सेंसेक्स में भी करीब 450 अंकों की बढ़त। ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बाजार से जुड़ी चर्चा हम जारी रखेंगे, आप बने रहें। in association with Bank of Baroda. Play the master stroke with... ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखिए बाजार की तेजी बरकरार है। हालांकि 26,300 के नीचे निफ्टी आ गया है। 130 अंकों की मजबूती दिख रही है। 300 अंकों से ज्यादा की तेजी निफ्टी, हल्की तेजी कम जरूर हुई है लेकिन मोमेंटम पूरा अभी भी बरकरार है। एक और स्टॉक है निफ्टी का ही, ट्रेंट। 2025 में तो रिटर्न नहीं बना लेकिन अब पिछले कुछ सत्रों से यहाँ से तेजी बनती दिख रही है। 3% के आसपास की तेजी आ चुकी है। विवेक जी, क्या राय है ट्रेंड को लेकर? आगे 2026 कैसा रहने वाला है ट्रेंड के लिए? देखिए विश्व मोहन, हाँ ओके, मैंने स्क्रीन देखे बगैर आपकी आवाज से पहचाना था। मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक महंगा है और रिटेल स्पेस ठीक है, अच्छा करना चाहिए, लेकिन जहां तक आप ट्रेंड का सवाल देखो तो 4,500 इस रेंज में भी मुझे लगता है कि काफी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे है। आप अगर कोई भी इसके मुकाबले की कंपनी अगर ट्रैक करो तो ऑन राइसेस प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह रहेगी अभी भी। और जहां तक कोई सही में से अभी नंबर्स आएंगे जनवरी में, तो सही में नंबर्स देख के कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। तब तक अगर मैं स्टैंड अलोन वैल्यूएशंस देखूं तो बहुत कॉस्टली लग रहे हैं। विवेक जी, गुड आफ्टरनून। मैं 2-3 दिन पहले ना मैं गया था ज़ूडियो के स्टोर में, पहली बार स्टोर में गया और मैं जाके ना वाकई सरप्राइज हुआ कि ये जो ग्रोथ है और मतलब जो प्राइस प्रोपोजिशन वहाँ पे है स्टोर्स में, मतलब मुझे बड़ा अमेजिंग लगा। क्वालिटी बहुत अच्छी, कपड़ों की स्टाइलिश, और ज़ूडियो वेस्ट साइड अच्छी ग्रोथ निकल के आ रही है। आप कभी स्टोर में गए विवेक जी ज़ूडियो के? स्टोर में गया हूँ अभिषेक, और मैं आपको फ्रेंचाइजी भी दिलवा सकता हूँ। इनफैक्ट रिलायंस का यूस्टा भी बहुत जोर शोर से आ रहा है। और आपको मैं एक ये बता सकता हूँ कि अब यूस्टा जो रिलायंस का है, उनका एक मैंडेट दिया गया है कि जहां जहां ज़ूडियो है उसके सामने हमको यूस्टा चाहिए। तो ऐसे जब बातें होती है ना, तब कंपटीशन हिट होते हुए दिखता है। और इसके लिए मुझे लगता है कि और हाँ, ये जितने भी स्टोर्स है अभी तक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मालूम मुझे भी, लेकिन हाँ सारे प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आए। करीबन 3 करोड़ से लेके 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है एक स्टोर खोलने में। काफी डेटा मैंने एनालाइज किया हुआ है, तो इसके लिए ठीक है, एक्सपेंशन होगा, फ्यूचर में हो सकता है अच्छा करे। लेकिन आज का जो वैल्यूएशन है, खाली आप एक नया स्टोर खोल ले तो इसके लिए आप उसको वैल्यूएशन दे दे तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि आगे चल के प्रॉफिट दिखाने में आपको समय लगेगा। ठीक है, ट्रेंड के को लेकर ये व्यू। और ट्रेंड के अपने नंबर देखे थे जो Q2 के आए थे वो बुरे नहीं थे, ठीक ठाक ही थे। प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ आई थी, लेकिन जो रेवेन्यू ग्रोथ आई थी वो 4 साल के निचले स्तर पर थी और इसके चलते ने देखा था कि डाउनग्रेड्स भी आए थे और शेयर टूटा भी था। लेकिन लोअर लेवल से हम रिकवरी निश्चित तौर पर ट्रेंड के शेयर में देख रहे हैं। लेकिन विवेक जी ने रिलायंस की बात की, तो जरा एक राय रिलायंस पर भी ले लेते हैं, क्योंकि रिलायंस अपने रिकॉर्ड हाइस के बेहद करीब है। आज 1590 रुपए के ऊपर निकल गया, 52 वीक हाइस पर तो पहुंच ही चुका है रिलायंस का शेयर। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 1850 रुपए के आसपास के टारगेट दिए हैं। और मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि अब ये जो करंट ईयर है, कैलेंडर ईयर में हर क्वार्टर में एक कोई न कोई एक बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए होगा, और कंपनी जिस तरह से मोनेटाइजेशन पर फोकस कर रही है अपने इन्वेस्टमेंट्स के, उसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा निवेशकों को भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपकी राय गौरव जी, कैसे देखते हैं आप शेयर को? क्योंकि अब तो कई सारे ट्रिगर्स हैं। अब तो ये है कि अब जियो की लिस्टिंग कब होगी और आरपू वगैरह बढ़ाने को लेकर क्या प्लान है, क्या टैरिफ वगैरह इंक्रीज किए जाएंगे। बाकी हम देख रहे हैं कि
जो नए बिजनेस है वहां पर अच्छे से कंपनी फोकस कर रही है? ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें रिलायंस की, जिसके अंदर हम रिलायंस का पेट कैम से लेकर रिटेल और जियो टेलीकॉम का बिजनेस को भी कंबाइन करें, तो रिलेटिवली बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस चल रही है जियो बिजनेस के अंदर। आपने सही चीज पॉइंट आउट की, और अब इनके ARPU फिगर्स इंप्रूव भी होंगे और कस्टमर बेस भी रीजनेबली, कभी ये आगे होते हैं या किसी महीने भारतीय एयरटेल के फिगर्स बेटर होते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो अब जो इनके जो प्राइसेस हैं वो भी, उसमें भी अपवर्ड मूव आना स्टार्ट हो गया है। धीमे धीमे करके बढ़ाए जा रहे हैं अब इस प्राइसेस को, जो कि आगे चलते हुए एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगे इनकी बुक्स के अंदर। चार्ट फॉर्मेशंस की बात करूं तो 1580-90 के भाव पे एक अच्छा पोजीशन नजर आ रहा है। 1610 का एक ऑल टाइम हाई के उसके करीब के लेवल हैं। आई थिंक वो जल्दी सरपास होते हुए हमें दिखाई देंगे, और इस बार ये बाजार के साथ चलने की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। तो एक अच्छी तेजी की उम्मीद कर रहा हूं मैं रिलायंस के शेयर में यहाँ से आती हुई आने वाले 1-2 महीनों में। ऑलराइट, तो चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर रखेंगे नज़र। 1% की तेज़ी फिलहाल ये काउंटर दिखाता हुआ। बट जी हाँ, आज एनर्जी काउंटर्स में फिर से जमकर एक्शन है, और देखिए एनर्जी एज अ पैक्ट किस तरीके से मूव कर रहा है और क्या कुछ उसके ट्रिगर्स बन रहे हैं। और हमने अपने फंडामेंटल टेक्निकल एक्सपर्ट से लगातार हम पिछले 2 से 3 दिनों से इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। ONGC की हमने चर्चा की थी, आज देखिए फिर से वो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। साथ ही साथ NTPC में भी 4.5% की तेज़ी है। एक बार प्रदीप जी ONGC पर अपनी राय दीजिए, और साथ ही NTPC कौन से लेवल्स यहाँ पर ध्यान में रखने चाहिए? देखिए ONGC बेसिकली अभी 241 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एंड नीचे लगातार एक सपोर्ट भी लिया था। इससे पहले भी हमने देखा था 226 230 के आसपास जैसे ही स्टॉक्स आता है फिर से एक पुल बैक देखने को मिलता है। सो मुझे लगता है कि अभी तो 241 के आसपास का प्राइस है, बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहना चाहिए। ये फॉलो अप बाइंग मुझे लगता है कि कंटिन्यू होगा, और भी यहाँ पे प्राइस का डिमांड अभी देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 256, एंड 256 क्रॉस करने के बाद सीधा सीधा 293 तक आने का हाई पोटेंशियल इसमें है, और मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। और फ्रेश बाय भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। 225 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। NTPC 351 के आसपास का चल रहा है, मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होगा। बहुत टाइम से कंसोलिडेशन नैरो रेंज के अंदर फंसा हुआ था। अभी 350 को अगर 1-2 दिन होल्ड करता है, लेकिन स्टॉक में भी ऑलमोस्ट 400 के आसपास आपको भाव नेक्स्ट 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम टाइम फ्रेम लग सकता है आपको देखने को मिलेगा। बहुत टाइम बाद इस ओवरऑल सेक्टर में एक बाइंग आ रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी हमने देखा कुछ भी ज्यादा मोमेंटम इतना था नहीं, तो मुझे लगता है कि ये फॉलो बाइंग कंटिन्यू होगा, एंड यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लें। पर NTPC में तो देखिए एक तरफा रैली है, 4.5% की तेज़ी जो है ये काउंटर दिखा रहा है। बट आज बॉश का शेयर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स दिखा रहा है। देखिए 9% की तेज़ी। आमतौर पे आप बॉश के शेयर में इतना एक्शन नहीं देखते हैं। कई बार जो है इसकी सब्सिडरीज की अलग से लिस्टिंग होगी, वहाँ वैल्यू अनलॉकिंग होगी, बीच बीच में रहकर बॉश के लिए ये खबरें भी जो है वो बहुत आती हैं, आपको बता दें। बट अभी तक इस पे कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, और 8.5% का मूव आज बॉश का दिखा रहा है। क्या कुछ डेवलपमेंट होता है आगे चल के, इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। बट यहाँ पर बहुत बढ़िया मूव्स। एक बार गौरव जी आप इस पे राय दीजिए। देखिए ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, ऑटो एंसिलरी को उसका फायदा जरूर मिलेगा, बट 8.5% का मूव बहुत हो जाता है। और स्टॉक भी देखिए ना, 39,000 के ऊपर का स्टॉक है। कोई पेनी स्टॉक या फिर कोई मॉनेटरी वाइज कोई सस्ता स्टॉक नहीं है ये। क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे? Absolutely, sir. Srishti, first of all, good afternoon to you. ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का एम कैप है। 8% की 9% की अब सीधी चढ़त है। और कमाल की बात यह है कि निरंतर पूरे दिन वॉल्यूम सपोर्ट आता जा रहा है और बस बाइंग ही होती जा रही है। आई थिंक ये दिस इज नॉट अ नेचुरल बाइंग दैट वी आर सीइंग। ये कहीं ना कहीं फंड बाइंग यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। और जिस प्रकार से स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था अपने 100 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नजदीक, अब उसका ब्रेकआउट आया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट का टारगेट एक ही दिन के अंदर अचीव करना है। इट इज सम काइंड ऑफ अ रेस गोइंग ऑन विद इन द स्टॉक। और 40,000 का आंकड़ा अब बस कुछ ही दूर पे बचा है स्टॉक के अंदर। और आई थिंक ये कंटिन्यू करेगा। अभी ये आज थमती हुई नजर नहीं आ रही मुझे, ये अभी और कंटिन्यू करते हुए नजर आएगी। 40,000 से 41,000 की रेंज हमें दिखनी चाहिए स्टॉक में नेक्स्ट वीक में।
ऑलराइट, तो चलिए बॉश पर ज़रूर नज़र रखेंगे। बट ऑटो कंपोनेंट शेयरों में काफ़ी रफ्तार देखने को मिली है क्योंकि दिसंबर 2025 में होलसेल डिमांड मजबूत रही है। अभिषेक के पास चलते हैं और जानकारी के लिए। अभिषेक, बताइए क्या कुछ डिटेल सामने आ रही हैं? सृष्टि, देखिए, एक तो ये सबसे बड़े रीजन तो यही है कि जिस रफ्तार से गाड़ियां बिक रही हैं और 2025 एक रिकॉर्ड ईयर रहा है ऑटो सेल्स के लिहाज से। स्पेशली अगर हम पैसेंजर कार की बात करें, 45 लाख कारें बिकी हैं और दिसंबर में भी कई सारी कंपनीज में, मारुति ने, M&M ने रिकॉर्ड बनाया है बिक्री का। तो यही रीजन है कि फिर जो डिमांड ऑटो कंपोनेंट कंपनीज के लिए पार्ट्स वगैरह के निकल के आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। आप ये जो बड़े मूवर्स हैं आज के, आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर इनके नाम हैं। और जिन शेयरों ने आज 52 हफ्ते की ऊंचाई बनाई है वो है संवर्धन मदरसन, JBM ऑटो, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, लूमेक्स ऑटो, जमुना ऑटो, संसेरा, SGS एंटरप्राइजेज, रिको ऑटो। ये तमाम कंपनीज हैं जो आज 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंची है। देखिए, OEMs के लिए जो वॉल्यूम है लगातार मजबूत है और हम देख रहे हैं कि GST घटने के बाद जिस तरह से कारों के दाम घटे तो उसके चलते डिमांड और ज़्यादा मजबूत हो गई है। और फेस्टिव सीजन बीत चुका है, हम नए साल में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि डिमांड का मोमेंटम कोई यहाँ से कमज़ोर पड़ने वाला है। स्पेशली अगर आप देखेंगे एंट्री लेवल जो व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर हो गया, पैसेंजर व्हीकल हो गया, वहाँ पर मजबूत मांग है। और OEMs ने 2025 का जो समापन किया है बहुत ही कम इन्वेंट्री के साथ किया है, तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर है। और मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि Q4 FY26 में, जो कि आखिरी क्वार्टर होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, जो मौजूदा तिमाही चल रही है, यहाँ पर भी डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। कार बिक्री के ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर जो बढ़त रही है 2025 में वो रही है 6% की बढ़त रही है और 2024 में बढ़त थी करीब 4% की। तो ये रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इकरा जो कि रेटिंग एजेंसी है, ये भी बुलिश है। उनका ये कहना है कि FY26 में जो घरेलू OEMs की जो आय है 8 से 10% बढ़ने की उम्मीद है। और उनका ये कहना है कि जो व्हीकल्स अभी जो यूज में हैं, जो यूज किए जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और जो यूज्ड कार की जो एवरेज एज है वो भी बढ़ रही है और उसके चलते भी जो पार्ट्स की जो डिमांड आती है इन कंपनीज के लिए वो मजबूत रहती है। साथ ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर लोगों का जोर है और ऑर्गेनाइज पार्ट्स के इस्तेमाल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते इन कंपनीज के डिमांड को सपोर्ट मिला है। इकरा के मुताबिक जो रिप्लेसमेंट मार्केट रेवेन्यू ग्रोथ है FY26 में, उसमें 9 से 11% की बढ़ोतरी संभव है। और जो GST वाला फैक्टर तो वो अपनी जगह पर है ही कि गाड़ियां सस्ती हो गई हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार चूंकि कारों की डिमांड बढ़ रही है, बाकी टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो पार्ट्स की डिमांड ऑटोमेटिकली ऊपर जा रही है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा बाइंग अक्रॉस द बोर्ड आज आपको ऑटो एंसिलरी स्पेस में होता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, ऑटो एंसिलरी में तो देखिए ज़बरदस्त एक्शन है ही। हमने बात भी की बॉश की और लगभग 8.5% की तेज़ी। सुबह जमुना ऑटो पर एक बार व्यू लिया था कि वहाँ पर भी किस तरीके का ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। पर विवेक जी, आपकी राय ऑटो एंसिलरी स्पेस से देखिए क्या कुछ फैक्टर्स सामने आ रहे हैं वो तो ज़रूर बताया अभिषेक ने, बट इसके अलावा आपका क्या व्यू है? आपके कौन से टॉप पिक्स हैं और ख़ास तौर से बॉश पे कोई राय आपकी? बॉश तो सृष्टि आज का बॉस बन के रखा है और मुझे लगता है कि देखिए ये जितना भी पूरा स्पेस है, ऑन ए सीरियस नोट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ग्रोथ ओरिएंटेड स्पेस है फ्यूचर के लिए भी। अभिषेक का एक जो एनालिसिस था उसमें ये था कि जो यूज्ड कार है वहां पे भी डिमांड ज्यादा है और लोग यूज्ड कार्स को भी ज्यादा समय के लिए यूज कर रहे हैं और उसके कारण आपको ऑटो एंसिलरी डिमांड, देखिए गाड़ी तो एक बार ले लोगे लेकिन उसको अगर हर समय ठीक ठाक रखना है तो उसके पुर्जे तो आपको बदलने ही पड़ेंगे समय समय पे। और वो बहुत बड़ा एडवांटेज है इन कंपनीज के लिए, क्योंकि उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त है जो सर्विस इंडस्ट्री इन द सेंस ऑटोमोबाइल सर्विस में है। उनका यही कहना है, जो हम लोग बाइक या कार बेच के जितना मार्जिन नहीं कमाते हैं, लेकिन उसके बाद में जो सर्विसेज आती है उसमें ज्यादा कमाते हैं। और हर सर्विस में आजकल देखिए सब लोग बिजनेस ओरिएंटेड, टॉप लाइन बॉटम लाइन सब लोग देखते हैं, तो जो पुर्जा रिपेयर हो सकता है कोई रिपेयर नहीं करता, उसको बदलते ही है। तो ये ट्रेंड आई थिंक जारी रहेगा और मुझे लगता है कि ओवरऑल स्पेस, और इनफैक्ट एक कंपनी है जहां पे ज्यादा अभी तक फोकस हुआ नहीं है और कंपनी ने अंडर परफॉर्म ही किया लगभग,
भारत फोर्ज ये एक थोड़ा सा मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी है। मुझे लगता है कि इस कंपनी को भी अच्छा करना चाहिए आगे चल के। और बाकी तो बॉश है, मिंडा है, ये जितनी भी स्पेस में कंपनीज है, आई थिंक सारी ओवरऑल ठीक ही करने वाली है। और वायरिंग में आप अगर संवर्धना मदरसन भी देखो तो हो सकता है कि वो भी आगे चल के आपको अच्छा खासा करते हुए दिखे। ऑलराइट, तो चलिए ये कुछ टॉप काउंटर्स हैं जो कि आपको ध्यान में ज़रूर रखने चाहिए। पर जी हाँ, जैसे कि विवेक जी ने बोला, बॉश तो आज का बॉस ज़रूर बन के चला है पूरे एफएनओ स्पेस में। देखिए धमाल कर रखा है इस काउंटर ने। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के उस पार तमाम काउंटर्स पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे सभी एक्सपर्ट्स बने हुए हैं हमारे साथ। In association with Bank of Baroda, play the master stroke with Bank of Baroda. माई भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखें, आज पावर और एनर्जी स्टॉक्स भी काफ़ी चल रहे हैं। इसमें SJVN 10% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है, 82 के ऊपर पहुंच चुका है। प्रदीप जी, SJVN को लेकर आपके एनालिसिस क्या है, क्या लग रहा है यहाँ पर? सर देखिए, रिसेंटली अगर हम देखेंगे मंथली चार्ट, इसमें ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन आया था। मतलब 154 से ऑलमोस्ट टॉप बना के स्टॉक अभी बहुत नीचे है, तो एक पुल बैक आ रहा है। लेकिन मैं उतना कन्विंस्ड हूं नहीं कि स्टॉक 90 के ऊपर भी आई डोंट थिंक ये जा पाएगा। अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस भी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 88 89 तक मैक्सिमम ये पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा अभी। नई खरीदारी नहीं करनी है, अगर आपके पास है तो 88 89 तक होल्ड कर सकते हैं। ये सलाह प्रदीप जी की तरफ से है। आज बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी चल रहे हैं। IDBI बैंक को देखिए 9% से ज़्यादा मजबूत है। IDBI बैंक को लेकर गौरव जी आपकी राय क्या है? ज़बरदस्त तेजी के मूड में दिख रहा है। विष्णु मोहन जी नमस्कार। यस, बहुत ही शानदार तेजी आई है, एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है यहाँ से। क्लियरली इट इज अ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट विजिबल ऑन द वीकली चार्ट। बहुत ही शानदार मूव है एंड आई थिंक ये मूव कंटिन्यू करेगा। अभी भी यहाँ से मुझे गुंजाइश नजर आ रही है स्टॉक के अंदर 120 125 का भाव मिल जाना चाहिए हमें अगले हफ्ते में। इसमें 120-25 अगले हफ्ते में? अच्छा, 9% ऊपर IDBI बैंक है। थोड़ा समय बिताया 100 रुपए के आसपास, और सरकार का जो टारगेट है विनिवेश का, वो इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करने का है। अब देखते हैं कि क्या हो पाएगा। काफ़ी लंबे समय से ये मसला अटका पड़ा है LIC की, और सरकार के इसमें मेजॉरिटी जो है वो होल्डिंग है। चलिए कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं, क्योंकि निफ्टी की जो तेज़ी है वो हम देख रहे हैं कि 26,300 के आसपास थोड़ा निफ्टी समय बिता रहा है नए हाई से पहले, और 60,000 के ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तर आई है, लगभग 100 अंकों के आसपास की, और फिलहाल 300 सवा 300 अंकों के आसपास की तेजी आप इसमें देखेंगे। एक और शेयर पर जरा व्यू लेते हैं, वोल्टास पर जरा राय चाहिए। प्रदीप, आज हम देख रहे हैं कि जो कूलिंग वाले स्टॉक्स हैं, वोल्टास हो गया, या फिर अगर आप देखेंगे ब्लू स्टार हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल में वी गार्ड हो गया, ये सारे के सारे शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। कोई इनमें से शेयर आपको पसंद है जहां पर आपको लगता हो कि लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं? देखिए, वोल्टास ही मुझे अच्छा लगता है। अगर हम टॉप से देखेंगे, ऑलमोस्ट 1900 के आसपास टॉप बनाने के बाद स्टॉक नीचे आ गया था। एंड उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक कहीं ना कहीं लास्ट ईयर भी उतना परफॉर्म नहीं रहा। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अभी 1429 के आसपास है, हमें बने रहना चाहिए। एक रेसिस्टेंस है चार्ट में ऑलमोस्ट 1485 1490 के आसपास। ये ब्रेक होने के बाद फिर से आपको 1750 एंड 1800 के आसपास भाव आपको शॉर्ट टाइम में मोटा मोटा मैक्सिमम 1-1.5 महीने में आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रहिए। वी गार्ड में अभी भी मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। इतना ज्यादा अभी मोमेंटम पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास एक पुल बैक तो आ रहा है, लेकिन एक कंफर्मेशन नहीं होगा। अगर कभी भी 350 एंड अबव क्लोजिंग होता है, फिर से यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल होगा। ठीक है, वी गार्ड को लेकर ये भी हो गया। FMCG इंडेक्स तो आपको नीचे दिखाई देगा, क्योंकि जो दिग्गज है ITC करीब 4.25% नीचे आपको नजर आएगा। नेस्ले में भी कमजोरी है, लेकिन डाबर में एक्शन है, और डाबर पिछले 5 सत्र में से 4 सत्र में शेयर चला है। भाव हो गया है 525 रुपए के आसपास का। वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हैं। गौरव जी, डाबर को लेकर आपका व्यू, क्या डाबर में पैसे बन जाएंगे ट्रेड करके? उम्मीद है इस बार ये शेयर चलना चाहिए।
काफी लंबे समय से एफएमसीजी का अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है और डाबर ने भी कुछ खास ऑफ लेट वैल्यू क्रिएशन नहीं किया है। अब यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक अपमूव यहाँ से 540 545 की रेंज में आना चाहिए स्टॉक के अंदर। ठीक है, 540 545 तक अप मूव आना चाहिए। एक्चुअली आप देखेंगे कि साल भर में अगर आप देखेंगे काफ़ी जिगजैग लाइन रही है डाबर की, और जो क्वार्टर 2 के जो नंबर्स आए थे ना वो भी काफ़ी म्यूटेड थे, और उसके चलते ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन भी नहीं रहा डाबर के शेयर पर। अब धीरे धीरे थोड़ा मूव कर रहा है। यहाँ से गौरव जी को उम्मीद है कि 20-25 रुपए की तेजी आप डाबर के शेयर में देख सकते हैं। ये है आपका 52 वीक के रिटर्न, आधा % नीचे। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि अभी तक बाजार का जो एक्शन रहा है उसकी जो मेजर हाईलाइट्स रही हैं वो क्या रही हैं। मार्केट एट 3 का समय होगा ब्रेक के बाद। जी हाँ, मार्केट रिकॉर्ड हाई पे ज़रूर है, बट ऐसे में क्या करना चाहिए आपको और आपके लिए क्या होगा सबसे सही। हमारे सभी एक्सपर्ट्स अपनी कॉल्स भी दे रहे हैं और अपने फंडामेंटल व्यू भी शेयर कर रहे हैं। पर चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए हम अपने खास सेगमेंट का रुख करेंगे, जहां पर हर दिन 3 बजे हम आपके सामने रखते हैं वो टॉप बजर्स, जहां पर आप ज़बरदस्त एक्शन देखेंगे और रुख करेंगे मार्केट्स एट 3 का। रोज की तरह मार्केट एट 3 लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला। आनंद जी बताइए कौन से काउंटर्स हैं जहां पर सबसे एक्शन देखने को मिल रहा है? जी हाँ सृष्टि, आज बाजार में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की तरफ देखें तो रिकॉर्ड हाई पर कारोबार करता नज़र आ रहा है। और सेक्टर की बात करें कि सेक्टर कौन सा सेक्टर है जो बढ़िया आज तेज़ी दिखा रहा है, तो लगातार तीसरे दिन जो रियल्टी सेक्टर है उसमें अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है। रियल्टी शेयरों की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबेरॉय रियल्टी, फिनिक्स मिल्स, इन तीनों शेयरों में करीब 1.5 से 3% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें तो एनर्जी शेयरों में अच्छी तेज़ी दिख रही है। SJVN का शेयर करीब 10% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है और औसत से करीब 11 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं बैंक इंडेक्स जो है वो अच्छा कारोबार कर रहा है। इसके चलते IDBI बैंक की बात करें तो 9 से 10% की तेज़ी है आज IDBI बैंक के शेयर में, और औसत से करीब 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम IDBI बैंक के शेयर में भी देखने को मिल रहा है। सुब्रोस में भी अच्छी तेज़ी दिख रही है 5 से 6% की, और औसत से 9 गुना ज़्यादा वॉल्यूम सुब्रोस में भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो कोल इंडिया पर खबर आई है जहां कंपनी ने ऑक्शन में कंपनी को DFP को मंजूरी दी गई है। DFP यानी कि डायरेक्ट फॉरेन पार्टिसिपेशन। इसमें जो है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इस ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा भी दिन के दौरान हमने देखा था कि कोल इंडिया के लिए तेज़ी के कई ट्रिगर थे, जिसके चलते 6 से 7% की आज कोल इंडिया में तेज़ी देखने को मिल रही है। LNT की बात करें तो कंपनी को ऑर्डर मिला है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, 5,000 से 10,000 करोड़ की रेंज में ये ऑर्डर मिला है मिनरल और मेटल कारोबार के लिए। और ये जो ऑर्डर है वो सेल और अन्य कंपनियों से मिला है, जिसके चलते आज हल्की सी तेज़ी LNT के शेयर में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा गुजरात किडनी की बात करें तो पारेक्स हॉस्पिटल का अधिग्रहण करेगी कंपनी, ऐसा इनकी तरफ से अपडेट आया है, जिसके चलते हरे निशान में कारोबार करता शेयर नज़र आ रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो MK की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है देवयानी इंटरनेशनल पे, जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है और जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 190 रुपये का। इनका ऐसा मानना है कि मर्जर पूरा होने में करीब 12 से 15 महीने का भी समय लग सकता है, और वित्त वर्ष 2028 मर्ज ऑपरेशन का पहला वर्ष जो है वो उसके पूरी होने की संभावना है, जिसके चलते आज देवयानी इंटरनेशनल में भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। करीब 2% ऊपर शेयर कारोबार करता नज़र आ रहा है। तो 3 बजे तक ये बड़े अपडेट्स थे जहां आज एक्शन देखने को मिल रहा है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो जी हाँ, ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर खबरों के दम पर जो है आप ज़बरदस्त एक्शन देख
पा रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए वो काउंटर्स भी खबरों के चलते जो है बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही मार्केट की तो देखिए ज़रूरत होती है जहां पर पॉजिटिव न्यूज़ को जो है उसी तरीके से सराहा जाए। पर आज जो है पेंट काउंटर्स में भी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव आ रहा है, क्योंकि सुबह देखिए एशियन पेंट्स जहां ऊपर था, आज बर्जर पेंट्स में लगभग 2% की गिरावट है। प्रदीप, क्या बर्जर पेंट्स पे आप कुछ स्पॉट कर रहे हैं? वीकनेस आई है लगातार एकाएक ये काउंटर में, क्या यहाँ से और वीकनेस गहरा आ सकती है? देखिए चार्ट में अभी भी मुझे लगता है कि ये वीकनेस कंटिन्यू होगा, क्योंकि सपोर्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूँ एक बार 485 480 रिविजिट हो सकता है। तो अभी भी अगर किसी के पास पोजीशन है फॉर द लॉन्ग टर्म, बिल्कुल आप बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म पे एंट्री अभी भी इसमें नहीं करना चाहिए। बेटर लग रहा है मुझे एशियन पेंट का चार्ट ही। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें वैल्यू है और इजीली आपको 3250 3300 आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे एशियन पेंट में, लेकिन बर्जर पेंट को अभी भी अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए एशियन पेंट्स यहाँ पर स्ट्रक्चर ठीक है, वो बर्जर पेन से आप थोड़ा सा दूर ही रहें। पर यूको बैंक यहाँ पर तीसरी तिमाही के अपडेट्स आते हुए दिखे हैं, ऑपरेशनल अपडेट्स हैं जहाँ पर कुल एडवांसेस में लगभग 16.5% की बढ़त जो है हमने देखी है। और साथ ही कुल एडवांसेस का आंकड़ा तो देखिए काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है, 16.5% की ग्रोथ जो है कंपनी दर्ज की है। साथ ही साथ डिपॉजिट्स का आंकड़ा क्या आता है उस पर भी एक बार नज़र डालेंगे। डिपॉजिट्स देखिए एडवांसेस जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, स्टॉक जो है वो फिलहाल डे हाई पे आता हुआ। एक बार गौरव आपकी रीडिंग, यूको बैंक पे यहाँ पर डिपॉजिट्स भी लगभग 11% बढ़े हैं, तो डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो दोनों ही सेगमेंट्स में हुई है। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? द वन थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है दैट इज बिल्कुल ही नीचे गिरा हुआ अभी शेयर है। अगर मूव आएगा तो इसके अंदर एक तेज मूव की गुंजाइश बन जाएगी। Having said that, मेरे जो पसंदीदा स्टॉक्स फ्रॉम द पीएसयू बैंकिंग स्पेस हैं वो अभी भी टॉप 4 पीएसयू बैंक्स ही हैं। तो अगर बाय करना हो तो मैं तो पर्सनली कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक बड़ौदा इसी स्पेस के अंदर स्टिक करूंगा। लेकिन यस, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप टॉक के साथ अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए काम करना हो तो हमें 29 रुपए का स्टॉप लेके यहाँ से यूको बैंक को बाय कर सकते हैं 32 से 33 रुपए के टारगेट्स के लिए। 32 से 33 रुपए के टारगेट्स के लिए आप फिर भी बाय करके चल सकते हैं। तो ये काउंटर पर चलिए रखते हैं नज़र। पर आज बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज़्यादा है और एक्साइटमेंट भी कई सारे सेक्टर्स में है। आप देखिए बैंकिंग क्षेत्र में इसकी बात की हमने, कई सारी सरकारी कंपनीज की बात की, और उसी लिस्ट में एक बार बीएचईएल पर भी बात करते हैं, क्योंकि मुझे याद है हाल फिलहाल जो है कई सारे हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे भी आ रहा था। आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में तो शामिल नहीं है, बट प्रदीप जी क्या लगता है बीएचईएल यहाँ से 300 के पार निकलेगा और निकलने के बाद कितना टिकेगा उन लेवल्स पे? या डेफिनेटली पॉसिबल है, और स्टॉक हमारे कवरेज में भी है। मतलब लगातार मैंने कॉल भी दिया था 240 235 के आसपास, और अभी 300 के आसपास ही है, 300 के आसपास। अभी मुझे लगता है कि ये क्रॉस होने के बाद आपको नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट 335 340। मुझे लगता है कि एक बार 340 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल अगर किसी के पास है तो आप पोजिशन को होल्ड करके जाइए। यहाँ से भी मुझे लगता है कि मिनिमम 15 to 20% रैली पॉसिबल है। 15 to 20% तक की रैली संभव है। आप यहाँ से भी खरीदारी कर सकते हैं। वेल को लेकर ये राय है। मेटल्स लगातार चल रहा है और आज भी देखिए नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, ये सारे स्टॉक्स हैं, अच्छी मजबूती दिख रहा है। नैल्को में तो 4% से ज़्यादा की तेजी, हिंदुस्तान कॉपर 4% ऊपर है। विवेक जी क्या राय है मेटल सेक्टर को लेकर? अभी लग रहा है आगे और कितनी तेजी आपको दिखेगी? 2026 में कैसा रहने वाला है ये सेक्टर? मुझे लगता है कि ये सेक्टर अच्छा करना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली जो डिमांड है यहाँ से आपको पिकअप होते हुए दिखेगी। और थोड़े देर में देखिए एग्जैक्टली 1 महीना बचा है और बजट में भी अनाउंसमेंट होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टोटल स्पेंडिंग वगैरह सरकार क्या देख रही है। तो अगर वहां पे अगर कोई भी टाइप की वृद्धि होती है तो मुझे लगता है कि मेटल ओवरऑल आपको अच्छे करते हुए दिखेगा। और जो ग्लोबल डिमांड है वहां पे भी प्राइसेस में स्टेबिलिटी है। और एक जो सबसे बड़ा सरप्राइज लोगों को सबको ये देखने को मिला था कि सबने ऑलमोस्ट यूएस को राइट ऑफ कर दिया था कि यूएस में रिकवरी नहीं आएगी, लेकिन जितने भी आप डेटा और नंबर्स देखो यूएस की साइड से, वहां से भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है।
तो मुझे लगता है कि प्राइस स्टेबिलिटी है, डिमांड पिकअप हो सकता है चाइना की तरफ से भी, और इंडिया में बजट के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी आपको डिमांड पिकअप होते हुए दिखेगा। तो मेटल ओवरऑल यस, मैं बुलिश रहूंगा। और इन पर्टिकुलर आप अगर देखो तो एल्यूमिनियम रिलेटेड जो स्टॉक्स है वहां पे आपको नजर पक्का रखनी चाहिए। एल्युमिनियम कंपनीज है वहाँ पे नज़र रखें, और मेटल में आगे भी पोटेंशियल है। और बजट में आमतौर पे इंफ्रा को लेकर काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट होते हैं, तो उसका फ़ायदा भी यहाँ पे मिलता है। तो ये भी एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट है। और बाकी दुनिया भर में हम जानते हैं जिस तरह से माइनिंग्स में, कई सारे माइनिंग्स में दिक्कत हुई। अभी पेरू को लेकर भी ये खबर आ रही थी वीकेंड के दौरान कि वहाँ पर भी कुछ दिक्कतें हुई हैं गोल्ड माइन में। तो ये सब इन तरह की खबरें, माइनिंग में दिक्कतें, सप्लाई साइड की दिक्कतें, और डिमांड लगातार मजबूत है, उसका फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। एक स्टॉक है, प्रदीप जी से भी मैंने राय भी ली थी, क्यूपिड का लगातार 15 दिन चलने के बाद आज भारी गिरावट थी। प्रदीप जी, अब क्या राय बन रही है? अब क्या 20% टूट गया है? खरीदारी की राय उस दिन आ रही थी, लेकिन अब क्या करें? कहा जा रहा है कि प्रोमोटर होल्डिंग को लेकर और उनके जो प्लेस शेयर्स है उसको लेकर भी चिंता है, जो क्यूपिड के प्रोमोटर है। और लगातार 15 दिन मल्टी बैगर रहा है, अप्रैल के बाद से लगातार चला है ये स्टॉक। 58 के आसपास अप्रैल में हुआ करता था इस साल, और देखिए वो स्टॉक बढ़ के 420 के आसपास अभी भी है, लेकिन आज 20% टूट गया है। अब क्या करना चाहिए प्रदीप जी? नहीं विश्वमोहन जी, ये तो होना ही था। देखिए, हम लोग लगातार यही बोल रहे थे कि ये ओवर वैल्यूएशन है बहुत। अगर हम देखेंगे इसी सेगमेंट पे देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक, बट क्यूपिड जिस तरीके से, ऑब्वियसली क्यूपिड का फंडामेंटल भी अच्छा हुआ है, बट इतना तेजी के साथ ये ऊपर आया था। और कोलकाता बेस्ड कंपनी है ऑलमोस्ट, एंड हम देखेंगे कि शॉर्ट टाइम में इतना रैली हो गया था, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना ही था। मुझे लगता है कि आज तो 20% का लोअर सर्किट लगा है, कल हो सकता है कि और ये सुबह सुबह 10-15% नीचे दिखे। मतलब मैं कंफर्टेबल रहूंगा बाय करने में अगर स्टॉक मुझे एक बार 320-325 के आसपास मिलेंगे। अभी सुनने में थोड़ा ऐसा लग सकता है कि अभी तो 419 के आसपास चल रहा है, 320-325। द आंसर इज यस, बिकॉज शॉर्ट टाइम में बहुत ऊपर गया था, एंड मुझे लगता है कि एक हेल्दी करेक्शंस चाहिए, फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए। लेकिन जिनके पास है, कुछ भी मौका मिले एग्जिट करने का सलाह रहेगा। इनफैक्ट आज सुबह या तो कल ही मैं बात कर रहा था, तो वहां पे भी मैंने ही सेम बात किया कि क्यूपिड में तो अभी प्रॉफिट बुक करने का ही टाइम है, क्योंकि इतना तेजी तो नहीं होना चाहिए। और दुनिया में ऐसा कोई भी एसेट क्लास नहीं है या तो कोई भी स्टॉक नहीं है एक तरफा आपको रैली मिलेंगे। ऐसे शेयर्स में फ्रेश बाय करना टॉप में बहुत रिस्की होता है। तो मुझे लगता है कि अभी तो चार्ट में वीकनेस है और ये प्रेशर कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये प्रेशर बना रहेगा। हालांकि लगातार 15 दिन से स्टॉक गेंस दिखा रहा था, और आज देखिए क्या तेज गिरावट आई है। 20% टूट गया है, लोअर सर्किट पे है, और ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू होगी, ऐसा प्रदीप जी को लगता है कि 100 रुपये तक और यहाँ से कमज़ोर हो सकता है। एक और स्टॉक है जहाँ पे आज शॉर्ट्स बन रहे, कोटक महिंद्रा बैंक। इसको लेकर गौरव जी, आपकी राय क्या है कोटक बैंक पर? विश्वमोहन जी, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है ये बहुत ज्यादा टिकेगा नीचे के उस पे। इसके अंदर रिवर्सल आना चाहिए, और एक बार आज का हाई ब्रीच होता है तो हम वहां से इसको बाइंग भी कंसिडर कर सकते हैं। डिप में मिलता है तो भी हमारे को उठाने के लिए अच्छा मौका रहेगा। यहाँ से अगर 20-25 रुपया नीचे मिल गया तो एक अच्छा मौका मिल जाएगा उठाने के लिए स्टॉक को। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की सलाह है। जिन निवेशकों के पास ऑलरेडी है उन्हें होल्ड रखना चाहिए अपने पोजीशन। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की सलाह है कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें भी हम देखेंगे कि स्प्लिट होने वाला है, और उसके बाद शेयर थोड़ा सा और आपको सस्ता दिखाई देगा। इस बीच निफ्टी पहुंच गया है नए शिखर पर। जी हाँ, टुवर्ड्स क्लोजिंग से 20 मिनट पहले जो 26,350 का जो हाई था उसको निफ्टी ने पार कर लिया है। फिलहाल 26,329 के लेवल आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो थोड़ा समय लगा, 3 महीने के बाद फिर से हम देख रहे हैं कि निफ्टी में एक नया लेवल आ गया है। इसको अब आप याद रख लीजिएगा। जो हाई है वो है 26,331 का। तो आज सेम डे पहले निफ्टी बैंक ने, फिर बाद में निफ्टी ने भी नया हाई बना लिया है, और निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, इन इंडेक्स ने भी आज के सत्र में हाई बनाया है। निफ्टी प्राइवेट बैंक तो आज रिकॉर्ड हाइज का दिन रहा। 26,330 का लेवल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। करीब 190 अंकों के आसपास का उछाल है निफ्टी में, 0.25% के आसपास की तेजी निफ्टी में है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो प्रतिशत के लिहाज से उतनी ही तेजी हमें दिखाई दे रही है। तो आज जो बड़े शेयरों का जो दम मिला, देखिए रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, बाकी सरकारी शेयर तमाम चले। मेटल में लगातार मजबूती हम देख रहे हैं, और मिला जुला एफर्ट, एक भी सेक्टर
एफएमसीजी के अलावा ऐसा नहीं है जो बाजार में आज नेगेटिव रिटर्न आपको दिखाएगा, और उसके चलते निफ्टी भी नए ऑल टाइम हाई पर आपको पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरव जी, क्या राय होगी आपकी निफ्टी को लेकर और निफ्टी बैंक को लेकर? कैसे रीपोजिशन करें? यहां से आप टारगेट क्या देख रहे हैं? अभिषेक जी 25,500 से 26,500 से 26,800 की रेंज के टारगेट्स मैं निफ्टी के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जल्दी आते हुए मिलने चाहिए हमें टारगेट्स। सिमिलरली बैंक निफ्टी एक कैटलिस्ट रोल प्ले करेगा। अभी पिछले कुछ समय में बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखाया था, बट आई थिंक अब गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से लीड करने का समय वापस आ गया है, तो बैंक निफ्टी शुड गेट इट्स शेप एंड शाइन बैक नाउ। गौरव जी, ये टारगेट बजट से पहले आ जाएंगे? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। बजट से पहले टारगेट आ जाएंगे? ये तो बड़े इजी टारगेट होंगे फिर तो। मुझे उम्मीद है, मुझे एक जल्दी ही एक अपमूव ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया, तो सेलिब्रेशन टाइम है। देखिए, बाजार भी ना नए साल के इंतजार ही कर रहा था और निवेशक तो छुट्टी पर चले ही गए थे। आज ऐसा लग रहा है कि नहीं, सारे लोग लौट आए हैं और क्या एफआईज भी बाइंग कर रहे हैं, देख के तो लग रहा है। अब ये 8 सत्र की लगातार बिकवाली एफआईज की हो गई है। अगर वापसी होती है तो आज जो चाल निफ्टी बैंक की है उसको देख के थोड़े संकेत मिल तो रहे हैं। वैसे बहुत मतलब परेशान किया एफआईज ने। अगर उनका पार्टिसिपेशन रहा होता तो ये हाइज के हम इसके और ऊपर के स्तर देख रहे होते। ये तो पूरा धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए हमारे जो डोमेस्टिक फंड्स हैं और हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बदौलत बाजार में हमने हाइज अचीव किए हैं। तो ये बात कहने की ये चीज़ इस बात को भी पुख्ता करती है कि ज़रूरी नहीं है कि नहीं हमें चलने के लिए ना अब एफआईज की बैसाखी की ज़रूरत है। बाजार अपनी स्ट्रेंथ पर चल रहा है। अब ये जरूर रहा है कि नहीं स्मॉल कैप्स में उतने पैसे नहीं बने हैं और लार्ज कैप की तरफ रुझान रहा है, लेकिन संकेत अच्छे निकल के आ रहे हैं। और जो नई सीरीज की शुरुआत हुई है जनवरी सीरीज की, 3 दिन हो गए हैं और तीनों दिन बाजार चला है। और अर्निंग सीजन से पहले जो Q3 की जो अपडेट्स आ रहे हैं उन्होंने बाजार के मूड को और यहां से संभालने का काम किया है। और 26,330 आज ये हाई बना के निफ्टी कारोबार कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो आज हमने देखा कि निफ्टी बैंक आज चला गया है 60,152 तक, तो हाइज बन गए। 3:15 हो गए हैं। आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे कि बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड से होंगे। एसटीबीटी तो नहीं होंगे, बीटीएसटी होंगे। और शुरुआत करेंगे प्रदीप आपसे। बताइए, इस अच्छे माहौल में इस ऑल टाइम हाई पर जाकर आपका कन्विक्शन कौन से शेयरों को लेकर है? 2 शेयर बताइए जहां पर बीटीएसटी करना है। सर मैंने स्टडी नहीं किया अभी, जस्ट अलाउ मी 2 to 3 मिनट्स। आई थिंक गौरव जी के पास आप जाइए, मैं आता हूँ अभी, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो फिर एक एक्स्ट्रा चाहिए फिर प्रदीप, एक एक्स्ट्रा। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो एक एक्स्ट्रा शेयर भी चाहिए हमें। गौरव जी हैं, फिर आप बताइए गौरव जी कि आप कहाँ बुलिश हैं? आप एक या 2 शेयर आप बता दीजिए पहले, फिर I will try to provide as much time required to प्रदीप जी। ओके, तो मेटल शेयर पहला मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। हिंजिंग का शेयर अच्छी तेजी पे चल रहा है। बीटीएसटी के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बना हुआ है जिस टाइप से ये शेयर का भी फॉर्मेशन है। 2-3 दिन का अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज इट इज ऑन द राइज नाउ। आई थिंक इसको कंसिडर किया जा सकता है। करंट लेवल्स पे हम इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस भी बहुत ही नजदीक ही बनेगा इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर। तो आई थिंक मुश्किल से 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर हम आगे इस स्टॉक के अंदर राइड कर सकते हैं फॉर 30 to 40 रुपीज काइंड ऑफ एन अप मूव। ठीक है, 30 रुपीज़ का अप मूव यहाँ से और देख रहे हैं गौरव जी हिंदुस्तान जिंक में। और अच्छी रफ्तार से ये शेयर चला है। दिसंबर में लगभग 28-30% के आसपास की तेजी बनी थी, क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस जिस तरह से भाग रहे थे घरेलू बाजार में, तो लगभग 170% के आसपास का उछाल सिल्वर के प्राइसेस में आया है लास्ट ईयर में। और आज भी हमने देखा कि शुरुआत अच्छी हुई थी। हिंदुस्तान जिंक उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि जिंक की जब माइनिंग होती है तो सिल्वर उसका बाय प्रोडक्ट होता है। प्रदीप, आ जाए आपके पास, शेयर आपके तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट कंपनी रहेगा प्रीकॉल। प्रीकॉल में मुझे लगता है कि यहाँ से बाय करना चाहिए। एंड करेंट जोन से अगर हम देखेंगे, प्रीकॉल एक्चुअली
प्री कॉल मैं आज 2 बजे ही बताने वाला था, कहीं ना कहीं मैं भूल गया उस टाइम पे। 675 के आसपास उस टाइम पे प्राइस था, अभी 683 के आसपास प्राइस है। मुझे लगता है कि इसमें प्री कॉल लिमिटेड पे करंट जोन से बाई करना चाहिए। यहाँ पे आपको इजीली 698 का रहेगा पहला टारगेट, सेकंड ऑलमोस्ट 725 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 662 के आसपास मेंटेन करने का सलाह रहेगा। और सेकंड कॉल रहेगा मेरा कोल इंडिया। कोल इंडिया मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक भी बताया था, आज तो पहला एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का भी मैंने सलाह दिया। लेकिन जिस तरीके का चार्ट पैटर्न कोल इंडिया का है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक 445 450 उससे पहले रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ऐसा हमने बहुत टाइम बाद कोल इंडिया में एक दिन में इतना बड़ा मोमेंटम हम देख रहे। सो कोल इंडिया में मुझे लगता है कि बीटीएसटी ट्रेड लेना चाहिए, करंट जोन से बाय करना चाहिए। आपको यहाँ पे 412 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 445 रहेगा फर्स्ट टारगेट, उसके बाद थोड़ा और टाइम दीजिए आप, 480 तक आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, 412 का स्टॉप लॉस होगा और 445 और 480 ये टारगेट आपके लिए बन जाएंगे कोल इंडिया के शेयर में। तो बढ़िया तेजी, कुछ बढ़िया शेयर आपके लिए बीटीएसटी के। और देखिए, जब तेजी जब होती है बाजार में ना, तो सब लोग चाहते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि मतलब शॉर्ट करके ही पैसे बनाने में यकीन रखते होंगे। सब लोग चाहते हैं कि बाजार में तेजी हो और वॉल्यूम बढ़े, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन आए। और पिछले साल में पूरे एशियन मार्केट्स को, यूरोप को, अमेरिका को भारतीय बाजार ने अंडर परफॉर्म किया है। यूरोप में मतलब जितने मार्केट्स हैं, कैक, डैक्स, फुटसी 20% से ज़्यादा के रिटर्न आए। एशिया की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि 25% से लेकर 75% के रिटर्न आए। कोरियन मार्केट तो 75% के आसपास चले थे। अब भारतीय बाजार क्या कैचअप रैली आएगी? क्या थोड़े से फंड्स वहाँ से मूव होकर भारत में आएंगे? और ये पूरा डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग रिकवरी कितनी आती है क्वार्टर 3 में। बाकी बजट तो सामने एक ट्रिगर खड़ा ही है, और बजट में मतलब जो भी कैपेक्स वगैरह अनाउंस होगा, इंफ्रा कैपेक्स 11-12 लाख करोड़ रुपए के आसपास, को उसमें ज़्यादा कोई बढ़ोतरी होगी नहीं। थोड़ा सा हो सकता है कि सेंटिमेंटल बाइंग उसके अराउंड हो जाती है, क्योंकि ये सेक्टर स्पेसिफिक भी अनाउंसमेंट्स होते हैं। लेकिन मेजर जो आपके लिए ट्रिगर बनेगा वो यही बनेगा कि किस तरह की अर्निंग निकल के आती है, क्योंकि अर्निंग्स ने परेशान किया है। क्वार्टर 2 में थोड़ी सी रिवाइवल आए, अब क्वार्टर 3 में क्या वो चीज़ें पुख्ता होके जाएंगी, उस पर नजर रहेगी। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में ये उत्साह बढ़ा है। और पीएसयू बैंकों के जो अपडेट्स आए हैं क्वार्टर 3 के, वो थोड़े से अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कोल इंडिया 7% ऊपर, और कोल इंडिया पर भरोसा अभी बना हुआ है प्रदीप का, और 445 के टारगेट दे रहे हैं। 1 दिसंबर 2025 के बाद ये निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। और सत्र कितने बीते हैं? करीब 22 के आसपास। 22 सत्र के बाद निफ्टी ने बना दिया है फिर से नया ऑल टाइम हाई, और निफ्टी बैंक ने भी आज 60,100 को पार करके एक नया शिखर को छुआ है। एक काम करते हैं, आईटीसी में जो गिरावट ये है करीब करीब 4.25% के आसपास की। कल हमने देखा कि शेयर करीब 10% टूटा, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ाया है, सिगरेट महंगा होने जा रहा है। लेकिन क्या कंपनी दाम बढ़ाएगी? अगर दाम नहीं बढ़ाती है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर प्रेशर आएगा। ब्रोकरेज हाउसेस क्या मान रहे हैं, जरा ये जानते हैं और अपने सहयोगी स्नेही को जोड़ते हैं। स्नेही, आईटीसी 350 रुपए के नीचे, मार्केट कैप से लगभग 50,000 करोड़ रुपए साफ, 5 लाख करोड़ के नीचे का मार्केट कैप। ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं? क्या डाउनग्रेड्स आए हैं? क्या यहां से और चैलेंजेस बढ़ते हुए देख रहे हैं कंपनी के लिए वो? जी बिल्कुल, आईटीसी पर हम लगातार दूसरे दिन का काफ़ी प्रेशर देख रहे हैं इस स्टॉक पर। ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड किया है इस स्टॉक को। जब से हमने कल से वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की खबर सुनी है आईटीसी पर, तब से ब्रोकरेज का रिएक्शन काफ़ी मिक्स रहा है, बट ओवरऑल काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन रहा है। एक तरह से देखें तो काफ़ी ब्रोकरेजेस आए हैं। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी से वॉल्यूम पर दबाव आएगा, ये ब्रोकरेजेस का कंसेंसस व्यू है। एक्साइज बढ़ने से आईटीसी को करीब 15% दाम बढ़ाने होंगे, ये जेफरीज की राय है। नेट रियलाइजेशन बनाए रखने के लिए कम से कम 25% का एक प्राइस हाइक लेना पड़ेगा आईटीसी को, ये मोतीलाल ओसवाल का कहना है। और टैक्स में बढ़ोतरी से वॉल्यूम में पहले भी 3 से 9% का कट हमने देखा है। जब भी ऐसे टैक्स का वॉल्यूम बढ़ता है तब लगभग 3 से 9% का कट हम वॉल्यूम्स पर देखते हैं, ये नुवामा का कहना है। तो इसके दम पर वो मानते हैं कि वॉल्यूम
अपने से FY27 FY28 के एबिटा में लगभग 7% का कट देख सकते हैं हम आईटीसी में, ये नोवामा का कहना है। नोमुरा बताता है कि टोबैको बिजनेस में जो पीई है उनका 23 टाइम्स से घटकर 17 टाइम्स किया जाएगा, तो ये वहाँ पर भी उन्होंने एक डाउनग्रेड किया है। सेंट्रम को कीमतें बढ़ाने से वॉल्यूम में 10% तक गिरने की आशा है, तो ये भी नेगेटिव व्यू है वहाँ पर। और सेंट्रम को FY27 में 16% और FY28 में 20% ग्रोथ गिरने की आशंका रखते हैं सेंट्रम। तो ये थे काफ़ी डाइवर्स ब्रोकरेज रिएक्शंस जो हमें मिल रहे हैं। अब उनका व्यू और टारगेट प्राइस समझ लेते हैं। किन ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड किया है आईटीसी को, पहले समझ लेते हैं। जेफरीज होल्ड रेटिंग पर डाउनग्रेड हो चुका है, नया लक्ष्य है 400 रुपीज़ जो पहले 535 था। नोमुरा ने डाउनग्रेड किया है होल्ड रेटिंग को, 415 टारगेट बन चुका है जो पहले 534 था। मोतीलाल ओसवाल ने अपना डाउनग्रेड किया है न्यूट्रल पर, 400 रुपये टारगेट जो पहले 515 था। सेंट्रम न्यूट्रल रेटिंग पर डाउनग्रेड, 390 रुपीज़ का नया टारगेट। ठीक है, तो ये आईटीसी पर ब्रोकरेज हाउसेस की जो पूरी रिपोर्ट आपको स्नेही ने बता दी। शुक्रिया स्नेही। लेकिन अब एक अहम खबर की तरफ चलते हैं, जहां पे सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। दरअसल ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट को बढ़ा सकती है। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी, जिनके पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। प्रकाश, बताइए क्या एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं आप? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आगामी बजट से बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। दरअसल रूरल इकोनॉमी को रफ्तार देने के मकसद से डिमांड और कंजम्पशन में तेज़ी लाने के लिए जो ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। इसमें करीब 15 से 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है FY26 के मुकाबले। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है वो 36 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है, जो कि इस वक्त 32.5 लाख करोड़ है FY26 के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल रूरल इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए, डिमांड में बढ़ोतरी करने के लिए ओवरऑल जो एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। जहाँ तक लाइट सेक्टर्स का सवाल है, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज जैसे सेक्टर शामिल हैं, जिसके लिए जो टारगेट है इस वक्त 5 लाख करोड़ रुपए है FY26 के लिए, उसको बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। नाबार्ड का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से FY26 का जो टारगेट है उसको एक्सीड कर लिया जाएगा। और इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सूत्र हमें बता रहे हैं कि FY27 के लिए जो ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट है उसमें 15 से 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जो ओवरऑल एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसमें 60% जो है वो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के लिए रिलीज़ किया जाता है, जिसमें KCC के तहत किसानों के पास इस बात की सुविधा होती है, सरकार ये फैसिलिटी देती है, इनफैक्ट ये बेनिफिट देती है कि 7% के इंटरेस्ट रेट पर आप लोन ले सकते हैं, जिसमें कि 3% का एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है अगर आप समय पर रीपेमेंट करते हैं। ओके, शुक्रिया प्रकाश, ये अहम डिटेल्स लेकर आने के लिए। तो बजट में एग्री और खास करके रूरल इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है, और 36 लाख करोड़ से ज़्यादा का एग्री लोन का लक्ष्य बढ़कर होने वाला है। ये खबर प्रकाश लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आ रहे हैं। प्री बजट इस तरह की खबरें वो लगातार प्रकाश हमारे लिए निकाल कर लाते हैं। लेकिन उससे जुड़ी हुई कंपनियां हैं, खास करके जो सीड्स कंपनियां होती हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो एग्री इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जिसमें कोरोमंडल, UPL जैसी कंपनियां, इनके लिए, PI इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। एक स्टॉक UPL पे चर्चा कर लेते हैं। UPL को लेकर क्या राय है प्रदीप जी, क्या करना चाहिए UPL में? विश्व मोहन जी, मुझे लगता है कि इसमें तो शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी एक रैली हो गया है, लेकिन जिनके पास पोजीशन रहेगा मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। और भी रैली आना बाकी है। 800 के आसपास का मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस था, उसके ऊपर ये भी सस्टेन हो रहा है। शॉर्ट टाइम में ही मेरा टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 950 के आसपास रहेगा। मतलब करंट जोन से भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 140 पॉइंट, 150 पॉइंट के आसपास स्टॉक भाग सकता है अगर आप एक क्वार्टर का भी टाइम देते हो तो चार्ट में एक प्रोमिनेंट सपोर्ट के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है, एंड हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे है डेली, वीकली, मंथली चार्ट पे। तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 780 के आसपास, और मेंटेन कीजिए स्टॉप लॉस, और बने रहने का सलाह होगा इसमें। ऑलराइट, तो चलिए बने रह सकते हैं आप UPL में। पर इस बीच देखिए मार्केट की तेज़ी और भी बढ़ती हुई। अब निफ्टी बैंक लगभग 450 अंकों की तेज़ी जो है फिलहाल दिखा रहा है। ऐसे में कई सारे और भी काउंटर्स हैं जो कि मेटल से रिलेटेड हैं। एक बार NLC पर भी राय ले लेते हैं। प्रदीप जी, NLC इंडिया यहाँ पर क्या व्यू रखते हैं आप? 6% की दमदार तेज़ी दिखाई दे रही है आज।
या हाय सृष्टि जी, मुझे लगता है कि देखिए बने रहना चाहिए यहाँ पे 270 271 के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है। एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 286 के अराउंड। 286 ब्रेक होने के बाद मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू होगा। और एनएलसी इंडिया पे हमने देखा पास्ट में भी एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर अभी भी है। मतलब मोटा मोटा ये जो डबल टॉप फॉर्मेशंस बना था 290 के अराउंड, सो 290 के ऊपर सक्सेसफुली ब्रेक होने के बाद मुझे लगता है कि इसी साल आपको 345 350 तक ये रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए और फ्रेश बाय भी करके जाइए। इस केस में एक स्टॉप लॉस आपको 255 के आसपास मेंटेन करना है। तो एनएलसी इंडिया को लेकर ये राय निकल कर आ रही है। एक और कमर्शियल्स ऑटो कंपनीज यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। जिस तरह से हमने काफ़ी समय तक यहाँ पे म्यूटेड डिमांड देखा था, उसके बाद से यहाँ पर लीडरशिप आ रही है और आज सारी जो कमर्शियल व्हीकल स्टॉक्स है वो काफ़ी चल रहे हैं। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर जैसे स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से कोई राय गौरव जी? विष्णुमोहन जी, मैं फोर्स मोटर पे काफी बुलिश हूँ। पिछले महीने भी अच्छे ऑटो सेल्स नंबर्स थे, अभी भी बेहतरीन नंबर्स आए हैं। मैंने आप ही के चैनल पे 21,000 के करीब के इसके टारगेट्स दिए थे, वो अचीव हो गए हैं। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे। अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं तो भी हम एक बुलिश व्यू रखते हैं। इन हाउस व्यू हमारा बुलिश है इसके ऊपर। एंड आई थिंक अभी एक अच्छी चाल जिस तरीके से हमने पहले देखी है, जहां ये शेयर सीधी बढ़त करते हुए 8,000 से 20,000 के ऊपर गया, और दो उस प्रकार की तेजी तो नहीं, बट यहाँ से 24-25 हजार तक के आंकड़े यानी 15 से 20% का अप मूव प्रीटी मच पॉसिबल है स्टॉक के अंदर आने वाले 2-3 महीनों में। ठीक है, 15-20 महीने का अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं गौरव जी फोर्स मोटर्स को लेकर। चलिए 1.5 मिनट के आसपास का समय बच गया है और चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। आज रिकॉर्ड निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये सारे के सारे इंडेक्स ने आज नया रिकॉर्ड बनाए हैं और नए साल की जो पॉजिटिव जो शुरुआत हुई थी उसको लग गए हैं 4 चांद आज के सत्र के बाद। और जो क्रूशियल जो कुछ रेजिस्टेंसेस थे बाजार ने उसको भी पार किया है। निफ्टी ने हम देख रहा है कि 26,200 से 300 के रेंज में जाके फंस रहा था, जो क्लोजिंग हो रही है 26,300 के ऊपर हो रही है। रिकॉर्ड हाइस पर ही निफ्टी क्लोज करने जा रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 455 अंकों का उछाल और 60,000 के लेवल को आज फिर से पार करके नए रिकॉर्ड पर पहुंचा है। आज हमने देखा कि जो बड़े शेयर रहे उन्होंने दम दिखाया। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एल&टी, एसबीआई, हिंडाल्को, ये कुछ मजबूत स्टॉक हैं। उन्होंने बाजार को आज दिशा देने का काम किया है। और रिलायंस 52 वीक हाई पर, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एल&टी का शेयर भी 52 वीक हाई पर। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं आज तो लगभग मुझे लगता है कि 52 वीक हाई वाले शेयरों की जो संख्या है वो 80-90 के आसपास है। तो बाजार में जब इस तरह की तेजी बनती है, जब रिकॉर्ड हाइज बनते हैं तो शेयर भी आपको ऊपर दिखाई देंगे। बाकी कोल इंडिया में आज गजब का मूव बना, 52 वीक हाई पर ये भी शेयर गया। ये निफ्टी का टॉप गेनर रहा 7% के आसपास की गेंस के साथ, क्योंकि फॉरेन फर्म्स को भी ई ऑक्शन में अब पार्टिसिपेट करने की इजाज़त मिल गई है। ये एक ट्रिगर बना है। बाकी पावर में हमने देखा कि एनटीपीसी चला, पावर ग्रिड चला, पावर फाइनेंसर सारे के सारे चले, टीएफसी, आरईसी, इरेडा, ये तमाम स्टॉक्स चलते हुए दिखाई दिए। आईटीसी के लिए फिर से आज एक बुरा सत्र रहा। रिकॉर्ड हाई के दिन आईटीसी में आज हमने लगभग 3 साल का नया निचला स्तर देखा। 350 रुपए के नीचे फिसल गया है आईटीसी का शेयर। और थोड़ी निराशा हुई होगी निवेशकों को निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है थोड़ी सी परेशानी है और ब्रोकरेज की तरफ से डाउनग्रेड भी आया है। कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, 1.5% के आसपास से गिरावट। नेस्ले, श्रीराम फाइनेंस कुछ और शेयर है जहां पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। श्रीराम फाइनेंस रिकॉर्ड हाई से थोड़ा नीचे आया है। टाटा कंज्यूमर में थोड़ी सी नरमी रही, लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड रहा दमदार। करीब 2100 शेयर चढ़े, 800 शेयर आज के सत्र में गिरावट का शिकार हुए। एक बेहतरीन क्लोजिंग। बॉश, जैसा कि विवेक जी कह रहे थे कि आज बाजार का बॉस साबित हुआ है, और बॉश के अलावा जितने भी ऑटो इंसलरी स्टॉक्स हैं सारे के सारे आज दम लगा के दौड़े। इगार्शी मोटर हो गया, बॉश, जीएमई ऑटो, संवर्धन मदरसन, इसके अलावा एमएम फोर्जिंग, मुंजाल ऑटो, छोटी मोटी कंपनीज भी जो थी सारी की सारी चल रही थी। तो एक बढ़िया क्लोजिंग और कई सारे इंडेक्स भी आज नए रिकॉर्ड पर पहुंचे हैं एक पॉजिटिव नोट पर। और अच्छी चीज़ ये है कि आप देखिए कि 2 दिन का अब सामने वीकेंड है, उसके पहले भी बाजार में
जोश की कोई कमी नहीं आई, पार्टिसिपेशन भी आज लौट के आए। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि FIs के जो आंकड़े आते हैं वो किस तरह के आते हैं। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। गौरव जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे ट्रेडर्स का, हमारे जो दर्शक हैं उनका प्रॉफिट कराने के लिए। फिलहाल इस शो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। विश्व मोहन को, सृष्टि को और आप मुझे इजाजत दीजिए। छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम अगले हफ्ते की तैयारी। आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।